हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को ये स्टोरी जरूर अच्छी लगेगी, मेरा मानना है। तो चलो अब सुनते हैं, लास्ट में कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। पार्ट 1 चैप्टर 1 रात का समय। तूफानी तेज बारिश में एक भव्य महादेव का मंदिर, जिसमें से सिर्फ घंटियों के बजने की और पंडित जी के मंत्र बोलने की आवाज आ रही थी। उस मंदिर में कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरे पर सिर्फ परेशानी और चिंता थी। मंदिर के बीचों बीच एक मंडप बना हुआ था। हवन कुंड के सामने दो लोग जिन्होंने दुल्हन और दूल्हे का लिबास पहना था, वो हवन कुंड में पंडित जी के कहने पर आहुति दिए जा रहे थे। सफेद रंग की शेरवानी, लाल रंग की पगड़ी और चेहरे को सेहरे के अंदर छुपाए ऋषभ शेरगिल अपने सख्त हाथों से उस अग्नि में आहुति दिए जा रहा था। ऋषभ शेरगिल दोनों ही दुनिया का बेताज बादशाह था। बाहरी दुनिया के लिए वो आरएस एम्पायर का मालिक, जिसके साथ काम करने के लिए बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी कर सकता था, और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वह माफिया किंग था, जो छोटी सी गलती होने पर किसी की जान लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचता था। वो माफिया किंग आज ये शादी कर रहा था, जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी, वो भी एक अनजान लड़की से। और इन सब का कारण था उसका पिता, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और ऋषभ बिना किसी भाव के बस उस जलती हुई अग्नि को देख रहा था। उसने नजर उठाकर अपने बगल में बैठी उस अनजान लड़की को देखा तक नहीं, जिसके साथ वो शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहा था। उसके सामने खड़ा उसका परिवार कभी उसे देखते तो कभी उनके पास खड़े ऋषभ के पिता आलोक शेरगिल को देखते। आलोक शेरगिल एक मिडिल एज आदमी, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें उभर आई थी। उनका चेहरा कुछ कुछ ऋषभ से मिलता था, पर अभी भी उनके चेहरे पर वो तेज और ताव थे जो ये बताने में सक्षम थे कि उनका स्वभाव कितना कठोर और रहस्यमयी है। शायद ऋषभ को ये कठोर स्वभाव अपने पिता से विरासत में ही मिली है। तभी उनके पास लगभग उन्हीं की उम्र एक महिला आई। ये है ऋषभ की मां शोभा शेरगिल। शोभा बिल्कुल अपने नाम की तरह सिंपल और स्वीट है। एक सिंपल सी बनारसी साड़ी, गले में मोतियों की माला, बालों का जुड़ा बनाए, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। शोभा की खूबसूरती आज भी कम नहीं हुई थी, पर इस वक्त उनकी खूबसूरती कुछ मुरझाई हुई है, क्योंकि उनके बेटे, जिससे वो बहुत प्यार करती है, वो किसी मजबूरी में ये शादी कर रहा है। शोभा ने अपने पति आलोक से कहा, आपने बिल्कुल सही नहीं किया आलोक। आप चाहते क्या है मेरे बेटे से? आपने उसका बचपन तो बर्बाद कर ही दिया था, अब क्या उसकी आने वाली जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं आप उसकी जबरदस्ती शादी, और वो भी इस अनजान लड़की से, जिसे ना हमने कभी देखा ना हम कभी मिले। चेहरा तो छोड़ो, हम तो इसका नाम तक नहीं जानते। कौन है, कहां से आए है ये, और ऐसा क्या किया है आपने जो ऋषभ इस शादी के लिए मांग गया? आलोक ने एक नजर अपनी पत्नी को देखा और फिर ऋषभ को देख बिना किसी भाव के बोले, अगर तुम्हारा बेटा शादी को कर रहा है वो भी चुपचाप, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसे कोई ऐसी चीज मिली होगी जो वो दिल से चाहता है और लाख कोशिशों के बाद भी उसे हासिल नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत ये शादी है। आलोक की बात सुन शोभा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने खड़े ऋषभ के परिवार के बाकी फैमिली मेंबर्स आपस में बात करने लगे। ऋषभ के दादाजी ऋषिधर शेरगिल ने अपने बेटे को उदासीनता से देखते हुए कहा, न जाने कौन सा पाप हमने किया था जो इसने हमारे बेटे के रूप में जन्म लिया, और हमारी बहू के साथ साथ हमारे पोते और पूरे परिवार की खुशियां निगल गया। सालों पहले जो इसने किया उससे इसका मन नहीं भरा, जो आज फिर से ये हमारे पोते की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऋषिधर के बगल में खड़ा उनका छोटा बेटा अजय शेरगिल यानी ऋषभ के चाचा ने ऋषिधर के हाथ पर हाथ रखकर कहा, पापा आप शांत हो जाइए। आपको पता है ना कि ऋषभ जो भी करता है सोच समझकर करता है। अगर ऋषभ ने इस शादी के लिए हाँ की है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। भैया भले ही ऋषभ के पिता है, पर आप भी जानते हैं कि ऋषभ को कोई मजबूर नहीं कर सकता। पर अगर ऋषभ मजबूर नहीं है तो वो शादी क्यों कर रहा है? ऐसी क्या वजह है? क्या वो इस लड़की को पहले से जानता है? आखिर कौन है ये लड़की जिसे जेठ जी लेकर आए हैं? हीरे की कसम पापा जी, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लगती है। जरूर जेठ जी कोई ना कोई मकसद से इसे हमारे घर भेज रहे हैं। अजय की पत्नी सुरेखा ने बीच में बोल पड़ी तो अजय ने उसे आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया। वहीं उन तीनों की बातें सुन रहे दो लोग बस चुपचाप ऋषभ को देख रहे थे।
हालांकि ऋषभ ने इस वक्त अपने चेहरे पर सेहरा पहना हुआ था, पर फिर भी वो दोनों इमेजिन कर पा रहे थे कि इस वक्त ऋषभ का चेहरा गुस्से में कैसा होगा। उन दोनों में से एक 26 साल के लड़के ने कहा, भाई इस वक्त कितने गुस्से में होंगे कोई नहीं जानता। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि भाई इतना शांत कैसे है, वरना जैसा उनका स्वभाव है यहाँ तो अब तक सुनामी आ चुकी होती। ये है ऋषभ का छोटा भाई अजय और सुरेखा का बेटा रोहित शेरगिल। रोहित दिखने में काफी हैंडसम है, गोरा चेहरा, भूरी आंखें एंड राउंड फेस कट जो एक चॉकलेट बॉय वाला लुक देता था, और उसका व्यवहार भी कुछ इसी तरह का था जैसे चॉकलेट पास होने से लोग खुश हो जाते हैं। वैसे ही रोहित के साथ से, उसकी बातों से और उसकी हरकतों से भी लोग खुश हो जाते थे। रोहित की बात सुन उसके बगल में बैठी ऋषभ की छोटी बहन रिया शेरगिल ने कहा, हो सकता है रोहित भाई ये शांति सुनामी के आने के पहले वाली शांति ही हो। मुझे तो अंदर ही अंदर डर लग रहा है, न जाने कौन लड़की है, कहाँ से आ गई है और क्यों कर रही है भाई से शादी। इसे मरना है क्या जो खुद ही चलकर भाई के हाथ आ गई है? क्या इसे पता नहीं है कि भाई माफिया किंग है? इसकी जान लेने में भाई को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे शादी कर रही है। रिया घर में सबकी लाडली थी। 23 साल की चुलबुली सी लड़की, गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कंधे तक आते उसके छोटे छोटे बाल जिसमें वो किसी डॉल की तरह लगती थी। वो घर में सबकी जान है, सबकी प्यारी। तभी उन सबकी बातों को विराम देते हुए पंडित जी की आवाज आई, कन्यादान के लिए कन्या की माता पिता को बुलाए। इतना सुनते ही सब दुल्हन को देखने लगे और शोभा ने आलोक को देखा तो आलोक बिना किसी भाव के पंडित को देखते हुए बोले, पंडित जी कन्यादान की रस्म नहीं होगी। इस लड़की का कोई नहीं है, इसलिए इस रस्म के बिना ही शादी को संपन्न करें। पंडित जी ने एक नजर आलोक को देखा और फिर शादी के रस्में आगे बढ़ाने लगे। वही घूंघट के अंदर उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आंखों से निकले आंसू उसके हाथों पर आ गिरे जिसे उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं कौन हूं। सबकी तरह आप सबके मन में भी यही सवाल आ रहे होंगे कि मैं कहां से आई हूं, क्यों मैं इस माफिया से शादी कर रही हूं और मेरा परिवार क्यों नहीं है। चलो मैं अपने बारे में खुद ही बता देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहां कोई भी मेरे बारे में आप सबको बताएगा। मेरा नाम है अनोखी। आज के दिन मैं पूरे 18 साल की हो गई हूँ। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि 18 साल की छोटी सी उम्र में शादी के मंडप में क्या कर रही हूँ, तो वजह है मेरा परिवार। हाँ, मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, मतलब था। मेरे पिता, मेरे 2 बड़े भाई, मेरी माँ, पर मेरी माँ को छोड़कर आज तक किसी ने भी मुझे अपना परिवार नहीं माना। उनके लिए तो मैं एक मनहूस थी, एक बदकिस्मती, जिसे आज उन लोगों ने अपने घर से निकाल दिया। आज मिस्टर आलोक ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो मेरे परिवार के लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन बदले में मिस्टर आलोक को मैं चाहिए थी, जिसे मेरे परिवार ने खुशी खुशी दे दिया। और फिर मिस्टर आलोक ने मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे से शादी करूं, जिसका नाम तो मैंने सुना था पर उसे कभी नहीं देखा। जाना तो बस इतना कि वो एक माफिया है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी, और अपने दुश्मनों को ऐसी मौत देता है जिससे उनकी रूह तक कांप जाती है। और यही सोच सोच कर मेरा कलेजा भी फट जा रहा है कि मेरे अपने परिवार ने मुझे ऐसे हैवान के हाथों बेच दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनोखी का परिवार कौन है, तो मेरे परिवार के बारे में फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल पंडित जी मेरे शादी की सबसे इम्पोर्टेंट रस्म को करवाने जा रहे हैं, वो है फेरे, सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म। तो चलिए आप मेरी शादी एंजॉय करिए। कोष्टक। तभी पंडित जी ने कहा, अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी के कहने पर ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हो गया, पर अनोखी वो अपनी ही सोच में गुम वैसे ही बैठी रही। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। वही ऋषभ ने जब देखा कि वो लड़की फेरों के लिए खड़ी नहीं हो रही है तो उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी कसकर बंद और अपना सर नीचे करके उस घूंघट वाली लड़की को देखा। अगले एक पल उसने झटके से अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे लेने लगा। अनोखी जो अब तक होश में नहीं थी वो ऋषभ के गोद में उठाने से होश में आई, और जब उसने खुद को हवा में पाया तो उसने अपने दोनों हाथों से ऋषभ की शेरवानी को कसकर पकड़ लिया। सातों फेरे हो जाने के बाद ऋषभ ने आरोही को वापस उसकी जगह रखा नहीं बल्कि हल्के से पटक दिया, जिससे आरोही ने अपनी कमर पकड़ ली और आंखें कसकर बंद कर ली।
पंडित जी ने आगे कहा, कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाए। ऋषभ ने बड़ी बेदर्दी से थाल से मंगलसूत्र को उठाया और अनोखी के गले में पहना दिया। पहनाते वक्त ऋषभ के नाखून अनोखी के गले में बुरी तरह से चुभ गए थे, जिससे अनोखी को दर्द हो रहा था, पर वो अपनी आंखें बंद कर दर्द को सहने लगी। फिर पंडित जी ने कहा, अब कन्या की मांग भरिए। ऋषभ ने एक चुटकी सिंदूर लेने के बजाय गुस्से से मुट्ठी भर सिंदूर लिया और अनोखी की मांग भरी। ऋषभ ने कुछ इस तरह मांग भरी थी कि अनोखी की मांग के साथ साथ उसके पूरे चेहरे पर भी सिंदूर गिर गया था। सब ऋषभ की हरकतों से उसके गुस्से को भाप सकते थे। पंडित जी ने कहा, अब शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अगले ही पल ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने गले में पहनी माला और स्टॉल को निकालकर सीधे जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और मंडप से उठकर सीधे आलोक के सामने आया। सब उसे ऐसे करता देख चौंक गए। इस वक्त सबका ध्यान सिर्फ ऋषभ और आलोक पर था। किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि स्टॉल को अग्नि में फेंकने की वजह से उसमें आग लग गई और वो आग बढ़ते बढ़ते गठबंधन तक पहुंचने वाली थी। तभी पंडित जी ने चिल्लाया, हे राम, और लोटे का पानी सीधे गठबंधन पर डाल दिया। पंडित जी के चिल्लाने पर सबने उस ओर देखा। गठबंधन और अनोखी की चुनरी जलते जलते बच गई थी। ये देख सबने राहत की सांस ली। चैप्टर 2 ऋषभ के गुस्से की वजह से गठबंधन और अनोखी की चुनरी आग से जलने ही वाली थी कि वक्त रहते पंडित जी ने आग पर पानी डाल उसे बुझा दिया। ये देख सबने एक राहत की सांस ली। सबकी नजरें अब अनोखी पर थी सिवाय ऋषभ और आलोक के। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी ऋषभ ने अपने चेहरे पर से सेहरा हटाया। गहरी और तीखी ग्रे आईज, घने आईब्रोज, लंबी नाक, पतले होठ, शार्प जॉलाइन और हल्की सी दाढ़ी, 6 फुट 2 इंच हाइट और गठिला शरीर। 28 साल का ऋषभ किसी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं बल्कि उनसे भी कई ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लगता था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर और लुक, इसलिए तो लड़कियां उसके पीछे पागल थी। काली घनी पलकों के बीच उसकी आंखें उसे हैंडसम के साथ साथ खतरनाक भी बनाती थी। ऋषभ अपने आंखों और नाक पर गुस्सा लिए बस अपने सामने खड़े शख्स जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है उन्हें ही घूर रहा था। 2 पल उन्हें घूरने के बाद ऋषभ ने अपनी गहरी आवाज में कहा, शादी हो गई, अब शर्त पूरी करो। उसकी गहरी आवाज इतनी कठोर और खतरनाक थी कि वहां खड़े हर एक शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। अनोखी ने जब पहली बार ऋषभ की आवाज सुनी तो उसकी धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेज चलने लगी। इसलिए नहीं कि उसे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने ऋषभ की ऐसी खतरनाक आवाज अकेले में सुनी तो कहीं उसका हॉट फैल न हो जाए, इसलिए उसने कसकर अपने लहंगे को मुट्ठियों में भींच लिया। आलोक ने उससे कहा, उम्मीद करता हूं जिस तरह शादी की है उसी तरह शादी निभाओगे भी। इतना बोल उन्होंने अपने साथ खड़े एक आदमी को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही उस आदमी ने एक पेपर ऋषभ के आगे कर दिया। ऋषभ ने उस पेपर को लगभग उस आदमी से छीना और एक नजर अपनी मां शोभा को देख वहां से तेज कदमों से चला गया। शोभा बस उसे आवाज लगाती रह गई, ऋषभ, ऋषभ बेटा सुन तो मेरी बात। पर ऋषभ अपनी मां की बात अनसुना करते हुए वहां से अपनी गाड़ी में बैठ चला गया और पीछे छोड़ गया हैरान परेशान अपने पूरे परिवार और अपनी नई नवेली पत्नी अनोखी को। ऋषिधर शोभा से बोले, बहू जाने दो उसे, अब वो किसी की नहीं सुनेगा और अब हम सबको घर चलना चाहिए। छोटी बहू दुल्हन को लेकर बाहर आओ, हमें घर के लिए निकलना है। सोने की कसम पापा जी, इस मनहूस को अपने साथ ले जाने का मन तो नहीं है, पर कर भी क्या सकते हैं। अब जब ये हम सबके सर पर आकर बैठ ही गई है तो इसका बोझ तो उठाना ही होगा ना। सुरेखा नफरत से अनोखी को देखते हुए बोली। अनोखी ने जब उनके मुंह से खुद के लिए मनहूस शब्द सुना तो उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने आप से कहा, अनोखी ये दाग तेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। तू इसके साथ जन्मी और इसी के साथ मर जाएगी, पर ये नाम तुझसे कभी दूर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दर्द से उसकी आंखें और उसका गला भर आया था। इस वक्त उसे अपनी गले में किसी की कील की चुभन महसूस हो रही थी। सुरेखा की बात पर दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चले गए। उनके पीछे अजय, रोहित और रिया भी चले गए। सुरेखा ने मुंह बनाकर उन्हें जाते हुए देखा, फिर मुंह बनाती हुई अनोखी के पास आकर बोली,
ये लड़की अब यहाँ बैठी क्या है? सुना नहीं पापा जी ने क्या कहा? या फिर तू ये तो नहीं सोच रही कि ऋषभ ने जिस तरह तुझे गोद में उठाकर 7 फेरे लिए थे उसी तरह तुझे घर तक ले जाएगा? अगर सोच रही है तो सोचना भी नहीं। हमारे ऋषभ के लिए वक्त बहुत मायने रखता है और तू यहाँ पड़े पड़े उसका वक्त खराब कर रही थी, इसलिए उसने तुझे गोद में उठाकर जल्द से जल्द शादी खत्म की। इसलिए उसके बारे में कोई और विचार अपने दिमाग में मत लाना। वह तो तुझ जैसी लड़की को मुंह तक नहीं लगाता। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तू उसकी जिंदगी में आ गई। उद्धरण चिन्ह। उनसे कुछ दूर खड़े आलोक और शोभा सुरेखा की ऐसी कड़वी बातों को सुन रहे थे, जिसे सुन शोभा को बुरा लग रहा था। शोभा स्वभाव में ऐसी ही थी, उससे किसी के भी लिए कड़वी बातें सुनी नहीं जाती थी, फिर भले चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। उसने निराशा भरी नजरों से आलोक को देखा, जो बिना किसी भाव के उस घूंघट में बैठी लड़की को देखे जा रहा था। शोभा ने मायूसी से कहा, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया आलोक। आपने मेरे बेटे के साथ साथ इस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। ऋषभ इसे कभी नहीं अपनाएगा और ना ही घर वाले। ये उस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आलोक ने गहरी सांस ली और शोभा से कहा, शोभा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो मंदिर की दूसरी ओर चला गया। शोभा ने भी एक नजर सुरेखा और अनोखी को देखा और फिर उनके पीछे चली गई। वहीं सुरेखा अपनी कड़वी बातें बोल वहां से जाने लगी। अनोखी ने भी एक गहरी सांस लेकर अपने दर्द और अपने आंसुओं को अपने अंदर संभाला और हिम्मत कर खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से सुरेखा के पीछे जाने लगी। सुरेखा मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसके सामने ऋषभ का एक बॉडीगार्ड आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। सुरेखा ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बॉडीगार्ड ने सर झुकाए ही कहा, छोटी मालकिन वो ऋषभ सर ने कहा है कि ये आप सबके साथ नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी में आएंगी। उस बॉडीगार्ड की बात सुन पहले तो सुरेखा चौंक गई और फिर मुंह बनाते हुए बोली, हीरे की कसम, मुझे क्या करना है? इसे दूसरी गाड़ी में ले जाओ या जहन्नम में। फिर वो वहां से सीधा बाकी परिवार के पास आ गई। जब ऋषिधर ने सुरेखा को अकेले आते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा, छोटी बहू तुम अकेली क्यों आ रही हो? दुल्हन कहाँ है? पापा जी मैं तो उसे लेकर आ ही रही थी, पर ऋषभ ने उसके लिए कोई दूसरी गाड़ी भेजी है और कहा वह हम सबके साथ नहीं आएगी। तो मैं क्या करती? हीरे की कसम, मैं ऋषभ के खिलाफ नहीं जा सकती पापा जी। इतना बोल वो गाड़ी में बैठ गई। वही ऋषिधर खड़े खड़े कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद उनके पास शोभा भी आ गई। वो कुछ परेशान सी लग रही थी और किसी गहरी सोच में थी। वो अपने ही सोच में इतनी डूबी थी कि उसे ये तक पता नहीं चला कि उनके साथ अनोखी नहीं है। दूसरी तरफ अनोखी अकेली उस गाड़ी की बैक सीट पर बैठी थी। उसके साथ सिर्फ वो बॉडीगार्ड था जो अजीब भाव से अनोखी को फ्रंट मिरर से देख रहा था। वही अनोखी बार बार अपने घूंघट की छोर से उसे ड्राइवर की नजरों को भाप रही थी और डर से उसका शरीर कांपने लगा था। इस वक्त उसे बहुत घबराहट हो रही थी, और घबराहट होती भी क्यों ना, एक लड़की अनजान आदमी के साथ गाड़ी में अकेली थी और वो कहाँ जा रही थी उसे ये भी नहीं पता, तो डरना तो लाजमी था। तभी अचानक से गाड़ी रुक गई, जिससे अनोखी चौंक गई। उसने घबराई नजरों से ड्राइवर को देखा तो ड्राइवर उसकी ओर मुड़ा और बिना किसी भाव के उससे बोला, मैम ऋषभ सर का ऑर्डर है कि आप शेरगिल मेंशन पैदल जाएंगी। उस बॉडीगार्ड की बात सुन अनोखी हैरान हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश अब भी जोरों की हो रही थी। उसने अटकते हुए उस बॉडीगार्ड से कहा, पर मुझे वहां का रास्ता नहीं पता। असल में तो अनोखी ये कहना चाहती थी वो इतनी भारी बारिश में अकेले पैदल कैसे जाएगी, और उसकी मजबूरी उसे इतनी दूर पैदल चलने नहीं देगी, पर वो कह नहीं पाए। वही बॉडीगार्ड ने उसके हाथ में एक पेपर दिया और उससे कहा, ये शेरगिल मेंशन तक पहुंचाने का रास्ता है, आप इसी के सहारे आ जाइए। इतना बोल वो गाड़ी से उतरा और अनोखी के साइड का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अनोखी कभी उस बॉडीगार्ड को देखती तो कभी उस मैप को, जिसमें कई मोड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उस मैप में सबसे लंबा वाला रास्ता चुना गया है। अनोखी को अपनी हालत पर होना भी आ रहा था और तरस भी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। वहीं उसके गाड़ी से बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड वापस गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया।
बारिश की ठंडी बूंदों के साथ उसे अपने गालों पर अपने आंसुओं की गर्माहट भी महसूस हो रही थी। बारिश का पानी उसके घूंघट से, हाथों में खनकती उसकी चूड़ियों से पानी टपक रहा था। तेज हवा के कारण उसका गिला दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, जिससे उसकी गोरी पतली कमर नजर आ रही थी। वो उस भीगी हालत में बेबसी से वहीं खड़ी रही। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। चुनरी के ऊपर से भी उसके चेहरे पर पड़ती बारिश की बूंदें उसे चुभन का एहसास दे रही थी। उसने भरे गले से कहा, मम्मी मुझे रास्ता नहीं पता। मेरे पास मैप है, लेकिन फिर भी अगर मैं रास्ता भूल जाऊंगी तो आप मुझे बताना, ठीक है? फिर उसने गहरी सांस लेकर खुद को हिम्मत दी और उस मैप में दिखाए दिशा की ओर बढ़ गई। चलते चलते वो एक पैर से लंगड़ा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो ठीक से चल नहीं पा रही है। उसने अपनी राइट पैर को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, राइट पैर, मुझे पता है आज तुझे सारा चलना है और बहुत सारा प्रेशर भी झेलना है, तो तू झेल लेना। हाँ, मैं बाद में तेरी मालिश कर दूंगी, ठीक है? ऐसे ही वो खुद से मतलब अपने पैरों से बातें करते हुए चली जा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि उसे ठीक से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। ये तो अच्छा था कि उस बॉडीगार्ड ने जो मैप अनोखी को दिया था वो पेपर प्लास्टिक से अच्छे से कवर था, जिस वजह से वो भीगा नहीं और उस मैप को देखने में अनोखी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद एक बड़े से व्हाइट मैंशन के आगे गाड़ियों का काफिला आकर रुका। मैंशन में मैन गेट पर खूबसूरत तरीके से लिखा था शेरगिल मैंशन। शेरगिल मैंशन दिखने में इतना खूबसूरत था कि ताजमहल को भी मात दे दे। सफेद रंग के पत्थरों से बना वो महल रात में चांद की तरह चमक रहा था और ऊपर से उसमें जलती लाइट सितारों का काम कर रही थी। मैंशन के आगे बड़ा सा फवारा था, जिसके अगल बगल बड़ा सा गार्डन जिनमें कई तरह के फूल खिले थे। पूरा मैंशन काले रंग के यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी जैसे वो कोई घर नहीं बल्कि आदमी काम हो, आर्मी बेस हो। सारी गाड़ियां उस फाउंटेन से घूमती हुई महल के आगे आकर रुकी। पहली गाड़ी में से बॉडीगार्ड निकले और उन्होंने पीछे खड़ी दोनों गाड़ियों का दरवाजा खोला। उन दोनों गाड़ियों में से ऋषिधर, अजय, सुरेखा, रोहित और रिया बाहर आए। शोभा अभी भी अपने ही सोच में गुम गाड़ी में बैठी थी। उसे इस तरह अपने ही ख्यालों में गुम देख सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऋषिधर जी बड़े गौर से शोभा के चेहरे को देख रहे थे और उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शोभा के चेहरे पर दिख रही परेशानी को देख ऋषिधर इतना तो समझ गए कि जरूरत शोभा और आलोक की बात हुई है और शोभा इसलिए ही इतनी परेशान है, और अब उन्हें ये जानना था कि आलोक ने शोभा से क्या बात की थी। चैप्टर 3। ऋषभ के कहने पर बॉडीगार्ड ने अनोखी को भरी बारिश में बीच रास्ते छोड़ दिया और पैदल शेरगिल मैंशन आने के लिए कहा। वही शोभा आलोक से बात करने के बाद कुछ परेशान हो गई और अपनी सोच में गुम, कब घर पहुंच गई उससे पता भी नहीं चला। सब उसके कार से उतरने का इंतजार कर रहे थे, पर शोभा वैसे ही बैठी रही। ये देख रिया ने उसे कंधे से पकड़ हिलाते हुए कहा, मॉम घर आ गया है। रिया की आवाज से शोभा का ध्यान टूटा। वो अपने ख्याल से बाहर आए और गाड़ी से उतर सुरेखा से बोली, सुरेखा तुम अनोखी को लेकर यहीं रुको, मैं तब तक अंदर जाकर पूजा कर खाली तैयार कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनोखी, ये कौन है? सुरेखा ने उससे पूछा और सबकी सवालिया नजरें भी उस पर चली गई। तो शोभा ने कहा, ऋषभ की जिससे शादी हुई है उसका नाम है अनोखी। ओह, तो मैडम जी का नाम अनोखी है। देखते हैं आगे कि क्या क्या अनोखा है उसमें। वैसे दीदी मैं उसे रोकूंगी तब ना जब वो गाड़ी में होगी। सुरेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो शोभा हैरानी से बोली, गाड़ी में होगी का क्या मतलब? वो हमारे साथ ही है ना। मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में थी ना। उद्धरण चिन्ह। नहीं दीदी, वो हम लोगों के साथ नहीं आई है। ऋषभ ने अपने बॉडीगार्ड को उसे किसी और गाड़ी में लाने के लिए कहा है। हीरे की कसम दीदी, ऋषभ या तो उसके लिए बहुत अच्छा बना या फिर उसके लिए कुछ बहुत बुरा सोचने वाला है। सुरेखा की पूरी बात सुन शोभा और भी परेशान हो गई। रात गहरी होती जा रही थी और बारिश अब भी नहीं रुकी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ शोभा की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो हॉल में परेशान बैठी अनोखी और ऋषभ के आने का इंतजार कर रही थी। ऋषभ भी जब से मंदिर से निकला था वापस नहीं आया। शोभा ने उसे कई बार फोन लगाया पर उसने उसके फोन का कोई जवाब नहीं दिया।
शोभा ने उस बॉडीगार्ड को भी फोन लगाया जो अनोखी को लाने वाला था, पर उसका फोन नॉट रीचेबल था। रोहित और रिया अपनी मॉम और बड़ी माँ को परेशान होते हुए देख रहे थे। सुरेखा ने शोभा से कहा, अरे दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? ऋषभ थोड़ी ना ऐसे पहली बार देर रात तक आ रहा है। वो तो कितनी बार आधी रात को आया है, या कभी कभी तो आया भी नहीं है, तो उसके लिए इतनी चिंता मत करो। मैंने खाना लगा दिया है, चलिए आप सब खा लो। उद्धरण चिन्ह। शोभा ने घड़ी में वक्त देखा, रात के 11:30 बज रहे थे। उसे बार बार अनोखी का ख्याल आ रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, या ऋषभ ने सच में उसके साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं कर दिया। यही सोच सोचकर शोभा घबराहट हो रही थी। ऋषिधर ने उसे इतना घबराए हुए देखा तो समझाते हुए बोले, इतनी चिंता मत करो बहू, वो आ जाएगी। चलो चलकर कुछ खा लो, कल से तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह। शोभा का कुछ भी खाने का मन नहीं था, पर अपने ससुर जी के इतना कहने पर उसने 2 कवर खा लिया। वे लोग खा ही रहे थे कि तभी मैंशन के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर पीछे का गेट खोला और उसमें से ऋषभ अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ बाहर आया। वो किसी पर बिना ध्यान दिए अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा ही था कि तभी शोभा ने उसे रोकते हुए कहा, ऋषभ बेटा, कहाँ थे तुम अब तक? अपनी माँ की आवाज सुन ऋषभ के कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़कर उन्हें देखा। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर और न ही उसकी आंखों में कोई भाव थे। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ऑफिस में था मोम। फिर शोभा ने सीधे उससे अनोखी के बारे में पूछा, और अनोखी कहाँ है? अनोखी का नाम सुन पहले तो ऋषभ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर जब उसे समझ आया कि उसकी माँ किसके बारे में पूछ रही है तो उसकी कठोर आंखें और सख्त हो गई और आवाज और गहरी। उसने शोभा से कहा, सही सलामत होगी तो आ जाएगी, बोल वह अपने कमरे में चला गया। वही उसकी बात सुन सभी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब रात के 1 बजे बज गए थे। उन लोगों को मंदिर से आए पूरे 3 घंटे हो गए थे, पर अनोखी अब तक नहीं आई थी। शेरगिल मैंशन मुंबई के पोश इलाके में था, जहां आसपास बहुत कम विलास थे, और वो मंदिर जहां पर ऋषभ और अनोखी की शादी हुई थी वो शहर की दूसरी ओर था। इसलिए वहां से आने में काफी वक्त लगता था और उस रास्ते पर ज्यादा गाड़ियां भी नहीं आती जाती थी। हर बीते घंटे के साथ शोभा परेशान होती जा रही थी। रह रहकर उसे ऋषभ को बात याद आ रही थी। उसने तय कर लिया कि वो ऋषभ के कमरे में जाकर उससे अनोखी के बारे में पूछेगी। शोभा जाने हो वाली थी कि तभी उसे में दरवाजे पर एक परछाई नजर आई। लाल रंग के दुल्हन के लिबाज में, पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई अनोखी दरवाजे का सहारा लिए खड़ी थी और बुरी तरह हाफ रही थी। अनोखी, अनोखी का नाम कहते हुए शोभा उसके पास आए। शोभा के चिल्लाने की आवाज सुन सब अपने कमरे से बाहर आए। सबने देखा सामने उनके घर की नई दुल्हन पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके पैर में छाले हो गए थे और उसके पूरे लहंगे से पानी गिर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो बारिश में भीगते हुए आ रही है। पर लेकिन क्या वो सच में पैदल आ रही है? रिया ने धीरे से रोहित से पूछा, रोहित भाई, क्या ये लड़की मंदिर से लेकर यहाँ तक पैदल आई है? रोहित भी हैरानी से अनोखी को देख रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर सेकंड फ्लोर पर गई। ऋषभ अपने कमरे के बाहर खड़ा नीचे की ओर ही देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए हुए थे और उसकी नजरें अनोखी पर टिकी थी। ऋषभ बहुत गौर से उसे और अपनी मोम को देख रहा था। शोभा चिंता करते हुए अनोखी से बोली, अनोखी तुम ठीक तो हो ना? अनोखी ने जवाब में बस धीरे से अपना सर हिला दिया। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने मुंह से शब्द निकाल सके। वो पूरे रास्ते पैदल आई थी, वो भी बारिश में भीगते हुए, इसलिए उसकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। वही ऊपर खड़ा ऋषभ अपनी माँ के चिंता भरे चेहरे को देख रहा था। उसे पता था उसकी मोम ऐसी ही है, सबके लिए स्वीट, पर वो ऐसा नहीं है। शोभा अनोखी का हाथ पकड़ उसे अंदर लाने ही वाली थी कि तभी पूरे हॉल में ऋषभ की कठोर आवाज गूंजी। मॉम, आप अपने घर की बहू को इसी तरह घर के अंदर लाने वाली है क्या? क्या इसका गृह प्रवेश नहीं होगा? कहते हुए वो नीचे आया। अपने कानों में दोबारा ऋषभ की उस कठोर आवाज को सुन अनोखी, जो अब तक दर्द और थकावट से निठाल खड़ी थी, वो एकदम सीधी हो गई।
उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर उस आदमी की ओर देखा जिससे कुछ ही देर पहले उसकी शादी हुई थी, और उसने बीच रास्ते में आधी रात को उसे अकेला छोड़ दिया, वो भी इतनी तेज बारिश में। वो घूंघट के अंदर से ही ऋषभ के मस्क्यूलर बॉडी और उसका हैंडसम चेहरा देख रही थी। ऋषभ ने इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहनी थी, जिसकी पॉकेट में दोनों हाथ डाले वो बड़े स्टाइल से सबके पास आकर खड़ा हुआ। काला रंग उसके गोरे शरीर पर बहुत जच रहा था। उसे इस रूप में देख किसी भी लड़की का दिल धड़क जाए। वही घर वाले हैरानी से ऋषभ को देख रहे थे। शोभा ने थोड़े गुस्से से कहा, ऋषभ क्या तुमने इसके साथ? क्या इसके इस हालत का जिम्मेदार तुम हो? उद्धरण चिन्ह। पर ऋषभ ने अपनी मोम को कोई जवाब नहीं दिया और पास खड़ी एक नौकरानी से बोला, जाओ जाकर गृह प्रवेश की सारी तैयारी करो। इतना बोल वह सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ कहने की, यहां तक कि खुद शोभा की भी नहीं कि वह अपना सवाल उससे दोबारा पूछ सके, क्योंकि वह जानती थी आज जो कुछ भी हुआ वो ऋषभ के मर्जी के खिलाफ हुआ, और इस वक्त उसे उकसाना मतलब महादेव की तीसरी आंख को खोलने के बराबर है, जिसे सिर्फ विनाश ही होगा। जिस नौकरानी को ऋषभ ने गृह प्रवेश की तैयारी करने के लिए कहा था उसने अगले 5 मिनट में सारी तैयारी कर दी। अनोखी दरवाजे के बाहर के साइड खड़ी थी। उसके सामने चावल से भरा लोटा, लाल रंग से भरी थाली और जमीन पर एक सफेद रंग का कपड़ा भी बिछा था। ये सब करने के बाद उस नौकरानी ने आरती की थाली शोभा को लाकर दी। शोभा ने ऋषभ को दिखा जो सिर्फ न्यूज़पेपर को देख रहा था और गहरी सांस लेकर सिर्फ अनोखी की ही आरती उतारने लगी। वैसे तो गृह प्रवेश में दुल्हन के साथ साथ वर का होना भी जरूरी होता है, पर शोभा को पता था कि ऋषभ कभी अनोखी के साथ आकर खड़ा नहीं होगा। वो तो अच्छा था कि गठबंधन वक्त रहते बच गया, वरना शायद रिश्ते को बांधता उसका गठबंधन उसी वक्त जलकर खत्म हो जाता। आरती करने के बाद शोभा ने अनोखी से कहा, इस कलश को दाएं पैर से नीचे गिराओ और लाल रंग की थाली में पैर रखकर अंदर आओ। अनोखी ने धीरे से अपना सर हिलाया और बड़ी मुश्किल से अपना राइट पैर हल्का सा उठाया, क्योंकि इतनी देर चलने की वजह से उसका पैर सूज गया था और उसे बहुत दर्द दे रहा था, इतना कि वो उस दर्द को सह नहीं पा रही थी। पर फिर भी उसने हिम्मत कर पैर से लोटे को छुआ, लेकिन लौटा छूते ही उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई, क्योंकि वो लौटा एकदम गर्म था। उसके मुंह से सिसकी सुन शोभा ने पूछा, क्या हुआ? तो अनोखी में जल्दी से अपना सर ना में हिलाया और अपनी आंखों को कसकर बंद कर हिम्मत करके लोटे को हल्का सा धक्का दिया। फिर उसने अपने दोनों पैर उस लाल रंग की थाली में रखे और इस बार उसके साथ जो हुआ वो उसे सह नहीं पाए और वो चीख पड़ी। दर्द की वजह से वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी, पर शोभा और रिया दोनों ने उसका हाथ पकड़ उसे थाम लिया। कोई अनोखी से कुछ पूछता उससे पहले ही ऋषभ ने अनोखी से कहा, अपनी रस्म पूरी करो और चलकर अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। अनोखी ने आंसू भरी आंखों से ऋषभ की आंखों में देखा, जिसे उसमें खुद के लिए बस नफरत ही नजर आ रही थी। ये देख अनोखी अंदर से टूट गई। उसने अपने निचले होंठ को दांतों तले कसकर दबाया और अपने कदम उस कोरे सफेद रंग के कपड़े पर रख आगे बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे दर्द से उसकी जान ही निकल जाएगी। कपड़े पर अपना आखिरी कदम रखते ही अनोखी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। शोभा अनोखी को उठाने उसके पास जाने लगी, तभी उसकी नजर अनोखी के पैरों पर गई। उसने गौर से अनोखी के तलवों को देखा और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए रोहित से कहा, रोहित डॉक्टर को बुलाओ अभी। चैप्टर 4। अनोखी जैसे तैसे कर मैंशन पहुंची। ऋषभ रस्मों के जरिए उससे टॉर्चर करने लगा, लेकिन जब अनोखी ने लाल रंग से भरी थाली में पैर रखा तो उसकी चीख निकल गई और जमीन पर गिर गई। शोभा ने गौर से अनोखी के तलवों को देखा तो हैरान रह गई। अनोखी के पैरों में छोटे छोटे कांच के टुकड़े थे। उसने रोहित से चिल्लाते हुए कहा, रोहित डॉक्टर को बुलाओ अभी। उद्धरण चिन्ह। बाकी सबने भी अब तक अनोखी के पैरों में धंसे कांच के टुकड़ों को देख लिया था। वो कभी ऋषभ को देखते जो जमीन पर गिरी अनोखी को देख रहा था, तो कभी अनोखी को। अनोखी का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए कोई उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। पर अगर इस वक्त कोई भी उसकी दर्द भरी आंखों को देखता तो उस पर तरस खाए बिना रह नहीं पाता।
रोहित से डॉक्टर को बुलाने का बोल शोभा नाराजगी से ऋषभ को देखने लगी। उसे ऋषभ पर गुस्सा आ रहा था कि वो एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो जानती है कि ऋषभ एक माफिया है, पर उसने कभी शोभा के सामने किसी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। ऋषिधर ने ऋषभ से कहा, ऋषभ ये क्या किया तुमने? ऋषभ ने एक नज़र अपने दादाजी को देखा, फिर शोभा को जो नाराजगी से उसे देख रही थी। फिर उसने न्यूज़पेपर को टेबल पर रखा और खड़े होते हुए बोला, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मोम और दादाजी, मैंने गलत क्या किया? अब जब मेरी बीवी का नाम अनोखी है तो शादी की रस्में भी अनोखी होगी और इसकी आने वाली जिंदगी भी। तभी वहां पर 26 साल की एक लड़की आई। उसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्लैक हील्स पहन रखी थी। उसके हाथ में डॉक्टर का कोट था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो डॉक्टर है। ये है डॉक्टर शनाया, शनाया दत्त। कंधे से नीचे आते उसके बाली, जिसे एक खूबसूरत हेयर कट दिया हुआ था और ब्लू रंग से हाईलाइट किया था। लंबा चेहरा, तीखी आंखें, पतले होठ और 5 फुट 5 इंच हाइट, हर चीज में एकदम परफेक्ट। अगर शनाया डॉक्टर नहीं होती तो हीरोइन आराम से बन जाती। शनाया को देख रोहित ने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा, जो जस्ट अभी शनाया को फोन करने ही वाला था। उसने अपने मन में कहा, ये डॉक्टर है या जीन, जो याद करते ही प्रकट हो गई। शोभा आंटी सब ठीक तो है ना? सर ने मुझे बहुत जल्दी में बुलाया, कहते हुए शनाया मेंशन के अंदर आ गई थी। उसे देख सुरेखा उससे बोली, हीरे की कसम शनाया, कमाल की डॉक्टर हो तुम। यहाँ पेशेंट का खून निकला कि नहीं तुम प्रकट हो गई। लगता है मरीज की दर्द भरी आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती है तुम्हें। सुरेखा कुछ देर के लिए तुम चुप रहोगी। अजय ने सुरेखा को डांट कर चुप करवाया और फिर शनाया से बोला, शनाया इसकी बात का ध्यान मत दो, तुम इसे चेक करो। अजय का इशारा आरोही की तरफ पाकर शनाया ने पहले तो गौर से अनोखी को देखा और फिर ऋषभ को। उसके लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि ऋषभ ने उसे अपने फैमिली मेंबर के अलावा किसी और को चेक करने के लिए इतनी जल्दी में बुलाया था। पर उसने उससे कुछ पूछा नहीं और अनोखी के पास आ गई, क्योंकि उसे पता था भले ही वो कितनी भी अच्छी डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन गुस्सा आने पर ये माफिया किंग बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के उसका पोस्टमार्टम कर देगा। शनाया जैसे ही अनोखी का घूंघट हटाने वाली थी, ऋषभ ने उसे रोकते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, उसके मुंह को चेक करने नहीं बुलाया है मैंने तुम्हें, उसके पैरों को चेक करो और हाँ, आगे से तुम्हें कई बार इसका इलाज करने यहाँ आना होगा, तो जल्दी और सही से काम करना सीख लो। कहते हुए वो अनोखी के पास आया। शनाया जो अनोखी के पास ही थी, जब उसने ऋषभ को पास आते देखा तो वो अनोखी से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। ऋषभ ने अपने एक हाथ से अनोखी के जबड़े को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर किया। घूंघट की वजह से अनोखी की के सिर्फ होठ नजर आ रहे थे, जो इस वक्त डर और ठंड से थर थर कांप रहे थे। ऋषभ ने 2 पल उसके कैप्ते होठों को देखा और फिर अपनी नफरत भरी नजरों से उसे देख अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने का? सो कंग्रेचुलेशंस मिसेज अनोखी ऋषभ शेरगिल, योर ड्रीम कम ट्रू, नाउ वेलकम टू द हिल। तुमने शादी तो कर ली, पर हर दिन अफसोस करोगी कि शादी की तो क्यों की। एंड डोंट टी वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे दिए हर एक दर्द को सहने के लिए तुम्हें जिंदा रहना और ठीक रहना है, तो तुम्हारा इलाज भी मैं ही करूंगा। इतना बोल उसने आरोही के चेहरे को एक तरफ झटक दिया, जिससे आरोही सोफे पर जा गिरी। वही घर के सभी लोग ऋषभ के ऐसे बर्ताव से परेशान हो गए। शनाया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो पहले ही शौक में चली गई थी जब उसने ये सुना कि ऋषभ ने शादी कर ली और सामने बैठी लड़की उसकी बीवी है। ऋषभ अपनी बात बोल सीधे अपने कमरे में चला गया। ऋषभ का कमरा सेकंड फ्लोर पर था, उसके फ्लोर पर जाने की अनुमति किसी की भी नहीं थी। सेकंड फ्लोर पर सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक स्टडी रूम और एक छोटा सा ऑफिस जो ऋषभ ने घर से काम करने के लिए बनाया था। फर्स्ट फ्लोर पर कई कमरे थे और साथ ही साथ एक जिम। रोहित और रिया का कमरा साथ गेस्ट रूम भी फर्स्ट फ्लोर पर था और दादाजी, शोभा और अमन और सुरेखा का कमरा नीचे था। बाहर गार्डन 2 हिस्सों में बटा था। एक हिस्से में कई तरह के फूल थे, जिनमें लगभग दुनिया भर के फूल शामिल थे, क्योंकि शोभा को गार्डनिंग का बहुत शौक था और उसे फूल बहुत पसंद है। वहीं दूसरी ओर गार्डन के एक किनारे पर एक बड़ा सा पुल था,
गार्डन की बैक साइड पर बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट था और उसी से लगकर एक रास्ता नीचे जा रहा था। वो था अंडरग्राउंड पार्किंग। ऋषभ के जाने के बाद हाल में एकदम सन्नाटा हो गया। सबकी नजरें खामोशी से बस अनोखी को देख रही थी, जो घूंघट के नीचे धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। तभी उन सिसकियां के बीच सुरेखा की तीखी आवाज आई। सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना दीदी, ऋषभ या तो इस लड़की के साथ बहुत अच्छा हो रहा है या तो इस लड़की के साथ बहुत बुरा करने वाला है। और जिस तरह से ऋषभ ने अभी इसके साथ बर्ताव किया और उसके कहे गए शब्द सुन, इतना तो पक्का हो गया कि इसकी आने वाली जिंदगी नरक बन ही गई है। अब ऋषभ या तो खोलते तेल में इसका पकौड़ा बनाएगा या फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर कोयले पर इसका बारबेक्यू। सुरेखा के ऐसा कहने पर ऋषिधर गुस्से से उसे देखने लगे तो सुरेखा ने अपनी नजरें झुका ली और चुप हो गई। फिर ऋषिधर ने शोभा से कहा, बहू इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। इतना बोल वो वहां से चले गए, उनके साथ ही अजय और सुरेखा भी। शोभा रोहित और शनाया की मदद से अनोखी को गेस्ट रूम में ले गई और उसने रिया से अनोखी के लिए कपड़े लाने के लिए कहा। अनोखी को बेड पर बैठाने के बाद शनाया ने उसके पैरों को चेक किया। उसके पैरों की हालत देख शनाया को उसे पर तरस आ रहा था। उसे ये तो नहीं पता था कि अनोखी की पैरों की हालत ऐसी क्यों हुई है, पर ऋषभ का अनोखी के लिए बर्ताव और बातें सुन ये यकीन जरूर हो गया कि अनोखी की इस हालत की जिम्मेदार जरूर ऋषभ ही है। इसलिए उसे ऋषभ पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को किनारे रख अपने काम में लग गई। उसने अनोखी के पैरों के घाव को अच्छे से साफ किया और उस पर मलहम लगाकर पट्टी कर दी। शनाया के पीछे खड़ी शोभा गौर से बस अनोखी को ही देख रही थी। रोहित अनोखी को कमरे में छोड़ वहां से चला गया था। शनाया उसके पैर पर मरहम पट्टी कर उठ गई और शोभा से बोली, आंटी इसके पैरों की हालत तो अभी ठीक नहीं है, इसे रेस्ट की बहुत जरूरत है और शायद इसे वीकनेस भी है, तो इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ओके बेटा, मैं रखूंगी और शुक्रिया आने के लिए। कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा काम है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए शोभा से बोली, आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ पूछूं आपसे। यही पूछना चाहती हो कि ऋषभ ने जो बाहर कहा था वह सच है या नहीं? शोभा ने शनाया के मन के सवाल को टटोलते हुए कहा तो शनाया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे यही पूछना है उसे। शोभा अनोखी को देखते हुए ही बोली, हाँ वो सच था, ऋषभ और अनोखी की शादी आज ही हुई है। अभी के लिए बस इतना जान लो, आगे मुझे भी नहीं पता। इसके बाद शनाया ने कुछ नहीं पूछा और मुस्कुरा कर बोली, ठीक है आंटी, तो फिर मैं चलती हूँ। रुको, मैं रोहित को कह देती हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। शोभा ने कहा तो शनाया उन्हें मना करती हुई बोली, अरे नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। सर ने मुझे लाने के लिए भी कार भेजा था और मुझे वापस छोड़ने के लिए भी कार का अरेंजमेंट कर दिया है, इसलिए मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। फिर शनाया वहां से चली गई। कुछ देर बाद रिया कमरे में हाथों में एक चूड़ी सलवार सूट लिए दाखिल हुई और शोभा को देते हुए बोली, मोम मुझे यही कपड़े मिले जो इसे फिट आएंगे, इसलिए मैं ये ले आए। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, और तुम भी अब जाकर सो जाओ, शोभा ने रिया के हाथ से कपड़े लेते हुए कहा तो रिया एक नजर अनोखी को देख वहां से चली गई। शोभा कपड़ों को बेड पर रख अनोखी के पास खड़े होकर बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की, पर इतना जरूर याद रखना कि हमारे परिवार के साथ या मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा करने की सोचना भी नहीं, वरना मेरा बेटा इससे भी बहुत बुरा बन सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना कि वो तुम्हारे साथ बुरा करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए उसे तुम्हें अपनाने में कितना वक्त लगेगा ये तो सिर्फ वही जानता है, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसे तुमसे नफरत करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं लेगी। तो जो भी करना सोच समझ कर करना, और हो सके तो उसे गुस्सा मत दिलाना। अब चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम जाने तक मदद करती हूँ। तुम फ्रेश होकर ये कपड़े चेंज कर लो, और एक बात और, सेकंड फ्लोर पर भी मत जाना। अपनी बात खत्म कर शोभा ने अनोखी को सहारा देकर खड़ा किया और उसे वॉशरूम तक ले गई। उसके बाद उसने उसे कपड़े भी दिए। कुछ देर बाद अनोखी वॉशरूम से शोभा का दिया हुआ सलवार सूट पहने बाहर आई। उसने दुपट्टे से अभी भी घूंघट लिया हुआ था। ये देख शोभा ने कुछ नहीं कहा और उसे सहारा देकर बेड पर बैठा दिया।
मैं एक नौकर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। खाना खाकर दवाई ले लेना और सो जाना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर किसी नौकर को बुला लेना, ठीक है? उसके बाद शोभा भी कमरे से चली गई। अनोखी नम आंखों से बस उसे जाते हुए देख रही थी। चैप्टर 5। शनाया को अनोखी की हालत देख उस पर तरस आ रहा था, पर ऋषभ के डर से कुछ बोली नहीं और चुपचाप अनोखी का इलाज करने लगी। शोभा ने अनोखी को ऋषभ के बारे में आगाह किया और अनोखी की मदद कर वहां से चली गई। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। दादाजी ने जब ऋषभ को वहां नहीं देखा तो शोभा से पूछे, बहू ऋषभ कहाँ है? पापा, वो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। शोभा ने उन्हें नाश्ता परोसते हुए जवाब दिया। तो दादाजी ने बस हल्के से अपना सर हिलाया। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अनोखी के बारे में पूछा तो शोभा ने कहा, पापा वो अपने कमरे में है। मैंने उसे उसका नाश्ता उसके कमरे में ही दे दिया। तभी सुरेखा अपनी कैंची जैसी जबान को चलाते हुए बोली, हाँ हाँ, वो तो महारानी विक्टोरिया जो बन गई है। अब तो उसे नाश्ता खाना सब कुछ कमरे में ही मिल जाया करेगा। अजय सुरेखा की प्लेट में जलेबी रखते हुए बोले, अरे सुरेखा, तुम ये जलेबी खाओ ना। इसे खाने से दो फायदा होगा। पहला, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा और दूसरा, तुम्हारी जुबान थोड़ी मीठी हो जाएगी। उसके इस तरह ताने मारने पर सुरेखा घूरकर उन्हें देखने लगी। वही रोहित और रिया सर नीचे कर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगे। नाश्ता करने के बाद रोहित और रिया भी ऑफिस के लिए निकल गए। आरएस एम्पायर कई फील्ड में फैला हुआ था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फैशन इंडस्ट्री, ये तीन बिजनेस उनका सबसे ज्यादा पॉपुलर है। रोहित मुंबई को फैक्ट्रीज को हैंडल करता है और रिया एक फैशन डिजाइनर है जो आरएस एम्पायर के फैशन कंपनी में ऋषभ की हेल्प करती है। आरएस ग्रुप। ऋषभ अपने केबिन में अपने आलीशान चेयर पर सर टिकाए बैठा था। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और जहन में 2 दिन पहले के वाक्य घूम रहे थे। उसके सामने एक 27 साल का लड़का हाथ बंधे खड़ा बस उसे ही देख रहा था। ये है ऋषभ का असिस्टेंट प्रवीण कुमार। प्रवीण भी दिखने में काफी हैंडसम है। उसका स्क्वायर फेस कट उसे सबसे अलग बनाता था और उस पर उसकी पूरी आंखें उसे कातिलाना लुक देती थी। जिम में कसरत कर उसके गठीला बदन में वो एक असिस्टेंट के साथ साथ एक बॉडीगार्ड की तरह भी दिखता था। इसलिए तो ऑफिस की कई लड़कियां उसे रिझाने की, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करती, पर आखिर प्रवीण है तो ऋषभ का असिस्टेंट ही, इसलिए उसका स्वभाव भी कुछ कुछ ऋषभ की तरह ही है। उसे भी लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो बस अपने काम और अपने बॉस ऋषभ से। लेकिन ऋषभ और प्रवीण के बीच एक और रिश्ता भी था, वो था दोस्ती का। प्रवीण के पिता आलोक के ड्राइवर हुआ करते थे। जब आलोक सालों पहले सबके साथ रहते थे तब ऋषभ और प्रवीण की मुलाकात हुई थी और तब से ही वो दोनों साथ है। सालों पहले एक हादसे में प्रवीण के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रवीण हमेशा ऋषभ के साथ रहता और परिवार वाले भी उसे अपना बेटा मानते। प्रवीण पिछले 2 दिनों से मुंबई में नहीं था। वो उस काम को करने गया था जिसके लिए ऋषभ ने ये शादी की थी और वो आज ही वापस आया था। वही ऋषभ की बंद आंखों में 2 दिन पहले की सभी बातें घूम रही थी। फ्लैशबैक _ ऋषभ अपने केबिन में बैठा कम कर रहा था कि तभी प्रवीण केबिन के अंदर दाखिल हुआ। ऋषभ ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा तो उसे प्रवीण के चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने आंखों से ही प्रवीण को कहने का इशारा किया। प्रवीण थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, सर वो। प्रवीण बस इतना ही कहे जा रहा था। उसे साफ साफ ना बोलते देख ऋषभ की आंखें सख्त हो गई। प्रवीण ने जब ऋषभ की उन आंखों को देखा तो वो डर गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर कहा, सर वो आलोक शेरगिल आशा कुंज को उस औरत के नाम करने वाले हैं। प्रवीण की बात सुन ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पेन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। प्रवीण ने जब उसके गुस्से को देखा तो वो 2 कदम पीछे हो गया और अगले ही पल उसके पीछे टंगी तस्वीर नीचे गिर टुकड़ों में टूट गई। प्रवीण ने उन टुकड़ों को देखा और साथ ही साथ उस पेपर वेट को जिसे फेंक कर ऋषभ ने फ्रेम तोड़ा था। प्रवीण मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो पेपर वेट उसे नहीं लगा, वरना फ्रेम की जगह शायद वो जमीन पर पड़ा होता। वही ऋषभ की आंखों में तो जैसे खून उतर आया। वो अपनी खतरनाक आवाज में चीखते हुए बोला, आलोक शेरगिल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वो घर को उस खटिया औरत के नाम करने जा रहे हो। लगता है तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई।
जो इतना बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो। तभी केबिन का दरवाजा दोबारा खुला और आलोक अंदर आते हुए बोला, जीने की इच्छा का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो मरने की इच्छा रखने वालों में से हूं। बस मारने वाला अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने आ गया हूं ना, तुम ही अपनी इच्छा पूरी कर लो। आलोक की बात खत्म होने के अगले ही पल उसकी पीठ दीवार से जा लगी। ऋषभ आलोक के कॉलर को पकड़ उसे दीवार से सटाते हुए गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई उस घर को उस खटिया औरत के नाम करने की? आप इतना नीचे कैसे गिर गए आलोक शेरगिल? वो घर दादाजी और दादी जी ने कितने अरमान और प्यार से बनाया था और तुम उसे उस घटिया औरत को देने जा रहे हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऋषभ ने आलोक को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि आलोक की सांस लगभग रुकने को आई थी। उसका चेहरा ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लाल हो गया था। ये देख प्रवीण डर गया। वो तुरंत ऋषभ को आलोक से छुड़ाते हुए बोला, सर सर प्लीज शांत हो जाए। सर उन्हें छोड़ दीजिए, वो मर जाएंगे। अगर मरते हैं तो मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर इस बात के लिए तो मैं इनकी जान जरूर ले लूंगा, ऋषभ ने कहा। ऋषभ लगभग पागल सा हो गया था। वो ना तो कुछ सुन रहा था और ना ही आलोक को छोड़ने का नाम ले रहा था। इसलिए प्रवीण ने चिल्लाकर कहा, लेकिन सर आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। आप शोभा माँ को क्या जवाब देंगे? शोभा का नाम सुनते ही ऋषभ ने तुरंत आलोक को छोड़ दिया। आलोक जमीन के सहारे बैठ खांसने लगा। ऋषभ ने कुछ ही पल उसे पकड़ा था और उतनी ही देर में उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और उसकी आंखों में पानी उतर आया था। ऋषभ गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी लाल आंखों से आलोक की हालत को देख रहा था। उसने गुस्से से कांच की टेबल पर अपना हाथ मारा जिससे वो चकनाचूर हो गया और ऋषभ के हाथ से खून निकलने लगा। ऋषभ के हाथ से खून निकलता देख प्रवीण ने जल्दी से ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और ऋषभ के हाथ पर पट्टी बांध दिया। प्रवीण ने ये काम कुछ ही पलों में कर दिया था, जैसे उसे ये सब करने की आदत थी। कुछ देर बाद आलोक ऋषभ के पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अगर तुम चाहोगे तो मैं वो घर शोभा के नाम कर सकता हूँ। ये सुन प्रवीण हैरानी से आलोक को देखने लगा और सोचने लगा कि क्या उसने जो सुना आलोक ने अभी अभी वही कहा। शोभा कुंज देहरादून वो घर है जिसे दादाजी और दादी जी ने अपनी मेहनत, प्यार और स्नेह से बनाया था और उसे अपने बड़े बेटे आलोक के नाम किया था। ऋषभ का पूरा बचपन अपने पूरे परिवार के साथ उसी घर में गुजरा, लेकिन आलोक के धोखे के बाद सब कुछ बदल गया। ऋषभ ने बहुत कोशिश की कि वह आलोक से उस घर को ले सके, पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो आलोक से उसे नहीं ले पा रहा था। वही आज आलोक खुद ऋषभ से ये कह रहा है कि वो उस घर को शोभा के नाम कर देगा। ऋषभ एकदम शांत था। उसने शांत लहजे में आलोक से पूछा, और इसके बदले में आपको क्या चाहिए आलोक शेरगिल? आलोक मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा, तुम सच में मेरे बेटे हो, इसलिए तो जान जाते हो कि मैं क्या और क्यों करने वाला हूं, और ये भी जान गए कि इसके पीछे भी मुझे कुछ चाहिए। खैर, जब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं, तुम्हें शादी करनी होगी, वो भी उस लड़की से जिससे मैं कहूंगा, वो भी मेरी कुछ शर्तों के साथ। प्रवीण जो पहले से हैरान था आलोक की ये बात सुन, उसे तो जैसे सदमा ही लग गया। वही ऋषभ भी कुछ हैरानी और सवालिया भरे भाव से आलोक को देखने लगा। उसने कुछ पल बाद कहा, और अगर मैं नहीं करूं तो तुम जानते हो ऋषभ की क्या होगा? वो घर तो तुम्हारे हाथ से जाएगा ही, लेकिन मैं ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करूंगा जिससे उस लड़की की शादी रोहित से हो जाए, और तुम ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूं, किसी भी कीमत पर। इसलिए अगर तुम मेरी बात मानोगे तो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो घर तुम्हें मिल जाएगा, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो कीमत रोहित को चुकानी पड़ेगी और वो घर भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। सोच लो, तुम्हें सोचने के लिए पूरा एक दिन है, कल मुझे अपना जवाब बता दे देना। इतना बोल आलोक ऋषभ के केबिन से चला गया। वहीं ऋषभ अपनी जलती नजरों से बस उन्हें जाते हुए देख रहा था, और प्रवीण, वो बेचारा तो अब तक सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया। आलोक के जाने के तकरीबन 5 मिनट तक ऋषभ का केबिन में एकदम शांति रही। ऋषभ अपनी सोच में गुम था और प्रवीण अपने सदमे में। तभी ऋषभ ने प्रवीण से कहा, प्रवीण लीव। लेकिन प्रवीण के कानों तक ऋषभ की आवाज नहीं गई, तो ऋषभ ने इस बार चिल्लाते हुए कहा, प्रवीण आई सेड गेट आउट।
ऋषभ के चिल्लाने से प्रवीण अपने होश में आया और हड़बड़ाते हुए केबिन से चला गया। पूरी रात ऋषभ आलोक की शर्त के बारे में सोचता रहा। उसे पता था कि अगर वो उसकी शर्त नहीं मानेगा तो उसके हाथ से वो घर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, जो वो नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने आलोक की शर्त मान ली और अगले दिन आलोक को दोबारा अपने केबिन में बुलाया। अगले दिन आलोक ऋषभ के केबिन में सोफे पर बैठा था। प्रवीण सोफे के पास खड़ा था और ऋषभ एक बड़ी सी खिड़की जो छत से लेकर जमीन तक कांच की थी उससे मुंबई शहर को अपनी खामोश नजरों से देख रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद आलोक ने कहा, काफी समझदार हो तू, तभी मेरी बात मान ली। लेकिन याद है ना, मैंने कहा था कि तुम उस लड़की से शादी करोगे, वो भी मेरी शर्तों पर। शर्तों पर नहीं, सिर्फ शर्त पर। आपकी सिर्फ 2 शर्त पूरी होगी। ऋषभ ने आलोक को बीच में टोकते हुए कहा और उसकी ओर मुड़ा। ऋषभ की नजरों में इस वक्त कोई भाव नहीं थे, ना कोई गुस्सा और ना कोई नफरत। उसने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अपनी बात आगे की। आप जिस लड़की से कहेंगे मैं उस लड़की से शादी करूंगा, लेकिन आपकी सिर्फ 2 शर्त पूरी होगी। इसलिए जो भी कहना सोच समझ कर कहना, और अगर आपको ये नहीं मानना है तो मुझे बोल दो, मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर फेंकवा देता हूं। ऋषभ की बात सुन आलोक के माथे पर बल पड़ गए। उसे देख समझ आ रहा था कि वो ऋषभ की बातों से परेशान हो गया और फिर वो गहराई से कुछ सोचने लगा। चैप्टर 6। आलोक ने ऋषभ के सामने आशा कुंज के बदले कुछ शर्तों के साथ अनोखी से शादी करने की शर्त रखी, जिसे ऋषभ मान गया। पर उसने आलोक से कहा कि वो उसकी सिर्फ 2 ही शर्त को मानेगा, जिसे सुन आलोक कुछ परेशान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद आलोक ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम इस शादी से कभी बाहर नहीं आओगे, मतलब तुम उस लड़की को कभी डिवोर्स नहीं दोगे, और दूसरी शर्त यह है कि उससे शादी करने के बाद तुम उसे छोड़ोगे नहीं, मतलब उसे घर से कभी नहीं निकलोगे। आलोक की दोनों साथ सुन ऋषभ और प्रवीण दोनों के ही चेहरे पर अलग अलग भाव आ गए। जहां ऋषभ के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं प्रवीण के चेहरे पर सवाल इस बात का कि आलोक उस लड़की के लिए इतनी चिंता कर रहा है या फिर उसका कोई और मकसद है। और ऋषभ के चेहरे पर गुस्सा इस बात का था कि वो ना तो इस शादी से छुटकारा पा सकता था और ना ही उस लड़की को अपने घर से निकालकर अपने परिवार से दूर रख सकता था। यही सोच सोचकर उसके मन में उस लड़की के लिए नफरत पनपने लगी थी। फ्लैशबैक एंड अंडरस्को। उन सारी बातों को सोचने के बाद ऋषभ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रख उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को तरह घूमने लगा जिस पर आलोक ने अपनी शर्त लिख उस पर ऋषभ के साइन करवाए थे। उसने उसे पेपर को देखते हुए ही नफरत से कहा, आलोक शेरगिल, आपको क्या लगा कि आप इन दोनों शर्तों को मुझ पर थोप कर जीत जाओगे? लेकिन आप ये भूल गए कि मेरा नाम ऋषभ शेरगिल है। मैं भी देखता हूं आपकी भेजी गई उस लड़की में कितनी ताकत है। वो कब तक मेरे टॉर्चर को सहेगी? उसकी जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं की ना, तो मेरा नाम ऋषभ शेरगिल नहीं। फिर उसने नजरें उठाकर प्रवीण को देखा, जो चुपचाप उसे देखकर उसकी बातें सुन रहा था। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। प्रवीण को पता था कि ऋषभ अनोखी की ही बात कर रहा है। उसने नजरें झुकाकर कहा, वो सर, हमें अब तक पता नहीं लगा कि वो कौन है और आलोक शेरगिल को कहां से मिले या उन दोनों का रिश्ता क्या है। आलोक शेरगिल ने उसकी सारी इंफॉर्मेशन छुपा दी है। तभी ऋषभ खतरनाक तरीके से टेढ़ा मुस्कुराकर मुस्कुराते बोला, कोई बात नहीं, अब तो वो मेरे घर आ गई है, धीरे धीरे उसके बारे में सब पता लग जाएगा। तभी प्रवीण ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को टेबल से हटाकर उसकी जगह दूसरे पेपर रख दिए। उस दूसरे पेपर को देख जहां अब तक ऋषभ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी, वो हटकर उसके चेहरे पर छोटी सी ही सही पर सच्ची वाली स्माइल आ गई। ये आशा कुंज के पेपर थे, जिनमें साफ लिखा था कि अब आशा कुंज शोभा के नाम पर है। शाम के वक्त अंडरस्को जब ऋषभ और प्रवीण दोनों घर आए तो प्रवीण को देख दादाजी खुश होते हुए बोले, अरे प्रवीण बेटा, तुम कब आए? प्रवीण दादाजी के पैर छूते हुए बोला, दादाजी सुबह ही आया हूं। और आते बराबर तुम घर आने की बजाय ऑफिस चले गए। शोभा ने थोड़ी नाराजगी से कहा, तो प्रवीण उनके गले लगाते हुए बोला, सॉरी शोभा माँ, वो ऑफिस में काम बहुत था ना, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ा। हीरे की कसम प्रवीण, एक बार के लिए तो तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, तुम बड़े ही कर्मनिष्ठ इंसान हो। एक बार के लिए ऋषभ के बिना ऑफिस चल सकता है,
लेकिन तुम्हारे बिना ऑफिस चलना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, सुरेखा ने कहा। तो उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। तभी ऋषभ ने शोभा के हाथ में घर के पेपर दिया। शोभा ने एक नज़र ऋषभ को देखा और फिर उस पेपर को। पेपर में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए शोभा की आंखें नम हो गई। दादाजी ने पूछा, कैसे पेपर से बहू? तो शोभा ने कुछ कहने के बजाय वो पेपर दादाजी को थमाकर ऋषभ के गले लग गई। दादाजी ने जब वो पेपर्स देखा तब वो भी समझ गए कि ऋषभ ने ये शादी क्यों की। उन्होंने ऋषभ से कहा, सिर्फ इस घर के लिए तुमने ये शादी की ऋषभ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सिर्फ घर नहीं है दादाजी, ये आपका और दादी जी का सपना है। चाचा जी और मोम की जिंदगी है और हम सबका बचपन है। इसे पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऋषभ की बात सुन दादाजी की आंखें भी थोड़ी नम हो गई और अजय और सुरेखा एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। सबको दिल से खुशी थी कि आखिर उनका वो घर उनके पास आ गया। तभी सुरेखा की जबान जो अक्सर तेज चलती है वो फिर चल पड़ी और उसने कहा, वैसे ऋषभ माना ये घर बहुत कीमती है पर तुम्हें उस लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? अब वो तो जिंदगी भर के लिए हमारे गले पड़ गई ना। बिल्कुल गले में अटके हड्डी की तरह, ना तो उगले बनेगी और ना ही निकले। तो छोटी माँ इसमें इतना चिंता करने की कौन सी बात है? उसे सर से उतारकर अपने पैरों के नीचे रख लो। ये शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं है, सिर्फ एक सौदा है। वो इस घर की ना तो बहू है और ना ही मेरी बीवी। उसकी इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत है। बस इतना समझ लो कि इस घर में जिंदगी भर के लिए एक परमानेंट नौकरानी आ गई है। ऋषभ ने बड़े ही आराम से ये सब कहा और अपने कमरे की ओर चला गया। वही उसकी बातें सुन सब एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, पर सुरेखा के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। शोभा ने गेस्ट रूम की ओर देखा, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। उसे यही लग रहा था कि शायद अनोखी ने ऋषभ की बात सुन ली होगी और उसका अंदाजा सही निकला। बेड पर बैठी अनोखी को बाहर हो रही सारी बातें सुनाई दे रही थी। ऋषभ की वो कड़वी तीर जैसी बातें सीधे उसके दिल पर लग रही थी और दर्द बनकर आंखों से बह रही थी। उसने दर्द भारी आवाज में खुद से कहा, परमानेंट नौकरानी, अच्छा नाम है। चल अनोखी, तुझे एक और नया अनोखा नाम मिल गया। आधी रात का समय अंडरस्को। अनोखी अपने बेड पर सो रही थी। उसका चेहरा चेहरे पर अभी भी उसका दुपट्टा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक परछाई कमरे में दाखिल हुई। वो परछाई धीमे कदमों से अनोखी की ओर बढ़ रही थी और बेड के पास आकर रुक गई। सामने खड़े शख्स ने बड़े गौर से अनोखी को ऊपर से नीचे तक देखा। गुलाबी रंग के चूड़ीदार सलवार सूट में अनोखी का फिगर साफ नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर रखा दुपट्टा अनोखी के धीरे धीरे सांस लेने पर हल्का हल्का उड़ रहा था। उस शख्स ने अपना एक हाथ अनोखी के सर के बगल में रखा और धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर झुकने लगा। अनोखी को नींद में जब अपने चेहरे पर किसी की सांसों को गर्माहट और अपने आसपास किसी के होने का एहसास महसूस हुआ, तो उसने झट से अपनी आंखें खोली। कमरे में अंधेरा होने के कारण उसे ये तो नहीं दिखा कि वो शख्स है कौन, पर वो उसकी चमकते ग्रे आंखों को देख पा रही थी। अनोखी चिल्लाती उससे पहले ही उस शख्स ने दुपट्टे के ऊपर से ही अनोखी के मुंह पर हाथ रख दिया और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, वरना अभी सिर्फ मुंह बंद किया है, चिल्लाओगी तो सांसें बंद कर दूंगा। उसकी वो कठोर आवाज सुन अनोखी पहचान गई कि ये ऋषभ है। ऋषभ को अपने इतने करीब देख अनोखी डर से कांपने लगी। ऋषभ उसके चेहरे के थोड़ा और करीब आया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, बीबी, ऋषभ शेरगिल की बीवी, यही टाइटल मिला है ना तुम्हें? इस सारे सौदों में इस टाइटल के लिए ही तुमने ये सब किया ना? तो मेरी बीवी बनने के बाद तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने पति के पास होना चाहिए, लेकिन तुम तो उससे दूर दूसरे कमरे में अकेली बेड पर सो रही हो। ये तो गलत है ना? लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा पति। तुम्हारा पति तुम्हें खुद लेने आया है। अनोखी को ऋषभ की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और साथ ही साथ उसे उसकी सांसों में शराब की स्मेल भी आ रही थी। वो समझ गई कि ऋषभ नशे में है। उसने कुछ कहना चाहा पर ऋषभ के हाथों की वजह से उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई। अगले ही पल ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। अनोखी ने डर से ऋषभ की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और अपनी कांपती आवाज में बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नीचे उतारिए।
मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज। ऋषभ के कानों में पहली बार अनोखी की आवाज गई। अनोखी की आवाज एकदम पतली और मीठी थी, जैसे कोई छोटी बच्ची बोल रही हो। दो पल के लिए ऋषभ के कदम रुक गए और उसकी नजरें अनोखी के चेहरे पर चली गई। उन दोनों का चेहरा बहुत पास था, पर चेहरे पर दुपट्टा होने की वजह से ऋषभ को अनोखी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अनोखी की मीठी आवाज ऋषभ के कानों से होते हुए उसके दिल तक पहुंच रही थी और एक पल के लिए उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। ऋषभ को सिर्फ अनोखी की मीठी आवाज ही बच्चों की तरह नहीं लगी, बल्कि उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने सच में किसी बच्ची को अपनी गोद में उठाया है। आखिर ऋषभ जैसे हटे कट्टे इंसान के सामने 5 फुट 2 इंच की अनोखी छोटी बच्ची ही तो लगेगी ना। ऋषभ धीरे धीरे अनोखी में खो रहा था, लेकिन तभी उसके जहन में आलोक की बातें और उसकी शादी का मंजर आ गया और उसकी आंखों में गुस्सा फिर उतर आया। वो अनोखी की बातों को अनसुना करते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा। अनोखी अपने पैरों को झटक रही थी और नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। रोहित, जो अपने कमरे से अभी अभी बाहर निकाला था, उसने जब ऋषभ को अनोखी को अपने कमरे की ओर ले जाते हुए देखा तो वो चौंक गया। रोहित जल्दी से ऋषभ के पास आकर पूछा, भाई आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? रोहित की आवाज सुन ऋषभ रुक गया। उसने उसे मुड़कर देखा और बिना किसी भाव के बोला, शादी हो गई, सारी रस्में भी हो गई, पर सुहागरात वो बाकी रह गया, इसलिए उसे ही पूरा करने जा रहा हूं। ये बोल वो चला गया। वही रोहित और अनोखी ने जब ऋषभ की बात सुनी तो वो दोनों चौंक गए। डर से अनोखी के होठ कांपने लगे और उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। रोहित जब अपनी हैरानी से बाहर आया, तब तक ऋषभ अनोखी को लेकर अपने कमरे के अंदर चला गया था। ऋषभ घबराते हुए बोला, ओह गॉड, कहीं ऋषभ भाई गुस्से में उस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दे। कैसे रोकूं भाई को? बड़ी माँ। हाँ, बड़ी माँ को ही कहना पड़ेगा। अब वही एक है जो भाई को रोक सकती है कुछ भी गलत करने से। ये बोल रोहित जल्दी से शोभा के कमरे की ओर भागा। वही ऋषभ ने अनोखी को कमरे में लाकर सीधे बेड पर पटक दिया और अपनी टी शर्ट निकाल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अनोखी डरी, सहमी, घबराई सी पीछे की ओर हो रही थी। चैप्टर 7 नशे में ऋषभ अनोखी को गोद में उठाकर ले जाने लगा। रोहित ने ऋषभ को अनोखी को अपने कमरे ले जाते हुए देखा तो उसने उसे रोका, पर ऋषभ ने उसकी एक बात नहीं सुनी और अनोखी को अपने कमरे में लाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। वही रोहित इन सब के बारे में शोभा को बताने भागा। अनोखी ने रोते हुए ऋषभ से कहा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है। अनोखी रोते हुए ऋषभ से रिक्वेस्ट कर रही थी और ऋषभ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अब तक शराब का नशा ऋषभ के दिमाग पर पूरी तरह से चढ़ गया था। उसे अनोखी की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो अनोखी के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, जाने दूं तुम्हें? क्यों? अरे तुमने और आलोक शेरगिल ने मिलकर ऋषभ शेरगिल को फंसाया और इतनी मेहनत करने के बाद तुम जाना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा, वो भी आज रात, जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। आज रात के बाद तुम किसी भी रात चैन से नहीं सो पाओगी। ऋषभ ने उसके घूंघट को अपनी एक हाथ से पकड़ लिया और उसे हटाने ही वाला था कि तभी अनोखी उसके हाथ को अपनी दोनों हथेलियां से पकड़कर बोली, नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मैंने कहा ना, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। आपकी मोम ने कहा था कि अगर मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगी तो आप मेरे साथ बुरा करेंगे, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब से तुम्हारी यही जिंदगी होने वाली है। तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव होगा। तुम मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा तब करोगी ना जब मैं तुम्हें कुछ भी करने लायक छोड़ूंगा। तुम किसी का बुरा तो छोड़ो, अच्छा करने लायक भी नहीं बचोगे। कहते हुए ऋषभ अनोखी के दुपट्टे को धीरे धीरे नीचे करने लगा। अनोखी का घूंघट उसके माथे तक पहुंच गया था। तभी ऋषभ के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई और साथ ही साथ शोभा के चिल्लाने की भी। शोभा ऋषभ के कमरे के बाहर खड़ी ऋषभ से बोली, ऋषभ ऋषभ उसे जाने दे। ऋषभ उसके साथ कुछ बुरा मत कर। ऋषभ अगर तूने उसके साथ कुछ भी गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ ऋषभ बाहर आ।
अनोखी ने जब शोभा की आवाज सुनी तो चिल्लाते हुए बोली, आंटी आंटी प्लीज मुझे बचा लो। आंटी प्लीज अंदर आ जाओ। आंटी मैंने कुछ नहीं किया, इनसे कहो ना कि वो मुझे जाने दे। अनोखी को चीखते देख ऋषभ हंसते हुए बोला, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, लेकिन पहले ये तो जान लो कि ये कमरा साउंड प्रूफ है। तुम्हें मोम की आवाज तो सुनाई देगी, पर मोम को तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देगी। तुम जितना भी चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज इस कमरे के अंदर तक ही रहेगी। तुमने ऋषभ शेरगिल की जिंदगी में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऋषभ की बात सुन अनोखी का चिल्लाना एकदम शांत हो गया। अब उस पूरे कमरे में सिर्फ अनोखी की कांपती सिसकियों की ही आवाज आ रही थी। तभी अनोखी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी। ऋषभ जो अनोखी को ही देख रहा था, उसने जब उसे बड़बड़ाते हुए सुना पर कुछ समझ नहीं पाया तो उसने पूछा, क्या कहा तुमने? तभी अनोखी गुस्से से ऊंची आवाज में बोली, आप ऋषभ शेरगिल नहीं, राक्षस शेरगिल है। आप इंसान नहीं है, जानवर है। इसलिए मेरे साथ ऐसे जानवरों वाला बर्ताव कर रहे हैं। बहुत बुरे हैं आप, बहुत गंदे। अनोखी की एक एक बात सुन ऋषभ का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। न जाने क्यों पर अनोखी के मुंह से अपने लिए इतना बुरा सुनना उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा तो मैं राक्षस हूँ, जानवर हूँ। मैं ठीक है, तो तुम्हें मैं अभी बताता हूँ कि राक्षस होते कैसे हैं, जानवरों जैसा बर्ताव किया कैसे जाता है। कहते हुए ऋषभ ने अनोखी के दुपट्टे को झटके में खींचा। अनोखी का दुपट्टा अनोखी के चेहरे से तुरंत हट गया। ये होते ही अनोखी डर की वजह से जोर से चीखी और ऋषभ की ओर से पलट गई। वो पेट के बल हो गई ताकि खुद को बिना दुपट्टे के ऋषभ से छुपा सके। उसने अपना चेहरा भी तकिए में छुपाकर तकिए को कसकर पकड़ लिया। अनोखी डर से चीख चीख कर रो रही थी, जिससे उस पूरे कमरे में अनोखी के रोने की आवाज गूंजने लगी। उसके पूरे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। ऋषभ अनोखी के दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े अनोखी के कंधों को ही देख रहा था, जो रोने की वजह से बुरी तरह हिल रहे थे। अनोखी का पूरा शरीर कांप रहा था। रोते हुए उसकी आवाज तक कांप रही थी। अनोखी इस वक्त इतनी बेबस नजर आ रही थी कि ऋषभ जो अपने गुस्से में पागल हुआ बैठा था, उसे भी एक पल के लिए अपने किए पर पछतावा होने लगा। ऋषभ ने उसके दुपट्टे को साइड में फेंका और पीछे से अनोखी के बालों को अपने हाथ में पकड़ा। हालांकि ऋषभ ने अपनी ताकत नहीं आजमाई थी, लेकिन उसके हाथों की छुअन को महसूस कर अनोखी ने तकिए को और कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा पूरी तरह से उसमें छुपा लिया और अपने आप को पूरी तरह से उसमें छुपा लिया। ऋषभ उसके कान के पास झुककर बोला, ये बस वार्निंग है तुम्हारे लिए, इसलिए मेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा करने की सोचना भी नहीं। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही इस घर की बहू। इसलिए हमारे शादी की बात बाहर किसी को पता नहीं चली चाहिए। अगर ये बात बाहर आई या फिर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं आज रुक गया हूँ, लेकिन अगली बार शुरुआत यहीं से करूंगा और उसका अंत क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। ये बोल उसने अनोखी के बालों को छोड़ दिया और उठकर कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सबकी नजर ऋषभ पर गई। ऋषभ को शर्टलेस देख सबकी सांसें एक पल के लिए अटक गई और मन में डर बैठ गया। शोभा ने ऋषभ को एक किनारे किया और कमरे के अंदर चली गई। शोभा के साथ साथ रिया और सुरेखा भी अंदर गए। परेशानी में रोहित भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन ऋषभ ने उसके सीने पर अपना हाथ रख उसे वहीं रोक दिया और अपनी आग उगती नजरों से उसे घूरने लगा। उसकी नजरों को देख रोहित को ख्याल आया कि वो क्या करने जा रहा है, इसलिए वो 2 कदम पीछे हो गया और सर झुका कर बोला, सॉरी भाई। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा और सबको वहीं बाहर छोड़ अपने स्टडी रूम में चला गया। कमरे के अंदर रिया, सुरेखा और शोभा जब अनोखी के पास आए तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पेट के बल लेटी, चेहरे को तकिए से छुपाए अनोखी जोर जोर से बस रोए जा रही थी। शोभा ने उसके कंधे को छुआ तो अनोखी डर से चिल्ला पड़ी, नहीं मुझे छूना नहीं, दूर रहो मुझसे। शोभा ने तुरंत अपना हाथ पीछे ले लिया। वही रिया अनोखी के चिल्लाने से डर गई और उसने अपने बगल में खड़ी सुरेखा का हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद शोभा रिया और सुरेखा से बोली, तुम दोनों बाहर जाओ और सबको बोलो कि वो जाकर सो जाए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। पर मोम ये, रिया ने बस इतना ही कहा कि शोभा उसे बीच में रोकते हुए बोली, रिया मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगी।
तुम बस इसके लिए कुछ और कपड़े इसके कमरे में रख दो और जाकर सो जाना। ठीक है दीदी, सुरेखा ने कहा और रिया को लेकर वहां से चली गई। बाहर ऋषिधर, अजय, रोहित और प्रवीण चारों परेशानी से किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जब सुलेखा और रिया बाहर आए तो अजय ने सुरेखा से पूछा, सुरेखा सब ठीक तो है ना अंदर? सुरेखा ने एक नज़र सबको देखा और बोली, दीदी ने कहा वो संभाल लेंगी, इसलिए हम सबको चलना चाहिए। उसकी बात सुन सब समझ गए कि उनका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए सब अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन सबको जानना था कि ऋषभ ने अनोखी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। सब ऋषभ के गुस्से को जानते थे कि वो गुस्से में कुछ भी कर जाता था। कमरे में जाने के बाद अजय ने दोबारा सुरेखा से पूछा तो इस बार सुरेखा ने उसे सब बात बता दी। अजय ने निराशा से कहा, ऋषभ अपने गुस्से में क्या करेगा ये किसी को पता नहीं चलता। अब मुझे उस लड़की के लिए डर लग रहा है। हीरे की कसम अजय, माना कि मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं, मैं भी उससे नफरत करती हूँ, पर एक औरत होने के नाते मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। ऋषभ को ये नहीं करना चाहिए था, सुरेखा ने भी दुखी होते हुए कहा। ऋषभ का कमरा अंडरस्कोर शोभा बेड के पास खड़ी बस अनोखी को चुपचाप देख रही थी। अनोखी का रोना अब तक धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया था। शोभा ने थोड़ा हिम्मत कर कहा, अनोखी। अनोखी रोते हुए बोली, आपने कहा था कि मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी तो वो मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने उनसे बात तक नहीं की, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनसे कहा कि मुझे जाने दे, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे यहाँ ले आए और मुझ पर गुस्सा भी किया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। अनोखी रोते हुए मासूमियत से सारी शिकायत कर रही थी। वो शोभा को बता रही थी कि ऋषभ ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। वही उसकी मासूम भारी बातें सुन अनजाने में ही शोभा की आंखें नम हो गई। अनोखी, ऋषभ के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, चुप हो जाओ प्लीज। शोभा उसके पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ रखकर कहा। तो अनोखी ने उनका हाथ दूर कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, आप सब झूठ बोलते हैं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से, आप जाओ, आप सब बुरे हैं। शोभा उसकी हालत को समझ रही थी, आखिर थी तो वो भी एक औरत। उसे महसूस हो रहा था कि इस वक्त अनोखी कैसा फील कर रही होगी। अनजान घर में, अनजान लोगों के बीच उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ और किसे पता उसने शादी क्यों की। क्या पता वो भी ऋषभ की तरह मजबूर हो। और तो और आलोक से बात करने के बाद शोभा के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आ गई थी कि अनोखी बुरी नहीं है। उसने अनोखी को शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ, पर तुम कुछ गलत मत करना प्लीज। प्लीज मेरी इतनी बात मान लेना, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये बोल शोभा कमरे से बाहर चली गई। लेकिन वो वहां से गई नहीं, वो वही कमरे के बाहर अनोखी के आने का इंतजार करने लगी और जाते वक्त उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया था, ताकि अगर अनोखी कुछ गलत करे तो उसे जल्दी से पता चल जाए। चैप्टर 8। अनोखी ने गुस्से में ऋषभ को राक्षस और जानवर कहा, जिससे ऋषभ अपने आपे से बाहर हो गया और उसने अनोखी की कुर्ती फाड़ दी। पर जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने अनोखी को सिर्फ धमकाकर कर छोड़ दिया। शोभा ने अनोखी से बात करना चाहा तो अनोखी ने उसे भी कमरे से भेज दिया। तो शोभा कमरे के बाहर अनोखी के आने का इंतजार करने लगी। शोभा के जाने के कुछ देर बाद अनोखी उठकर बैठ गई। उसने अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट से कर किया और बेड से खड़ी हो गई। उसके पैरों में अभी भी पट्टी बंधी थी, पर इस वक्त वो जो डर, घबराहट और अपने मन में दर्द महसूस कर रही थी, उसके आगे उसके पैरों का दर्द उसे कुछ नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से कमरे के बाहर आई। शोभा जो बाहर उसके आने का इंतजार कर रही थी, उसने उसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। अनोखी सर नीचे किए हुए ब्लैंकेट को कसकर पकड़े लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सर नीचे होने के कारण उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। अनोखी एक हाथ से ब्लैंकेट को पकड़ दूसरे हाथ से रेलिंग का सहारा लिए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपने कमरे की ओर चली गई। इस पूरे रास्ते शोभा उसके पीछे ही थी। अनोखी जब भी लड़खड़ाकर गिरने को होती तो शोभा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाती, पर वो उसे छूती उसके पहले ही हर बार अनोखी ने खुद को संभाल लिया करती, जैसे उसे आदत थी बिना किसी के सहारे की जीने की, खुद को संभालने की। कमरे में आने के बाद अनोखी ने देखा बेड पर उसके लिए कपड़े रखे थे,
तो वो उसे उठाकर वॉशरूम में चली गई। शोभा अनोखी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे वॉशरूम में जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद वॉशरूम से अनोखी के रोने की आवाज आने लगी, जिसे शोभा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहां से सीधे स्टडी रूम की ओर चली गई। उसने जोर से स्टडी रूम का दरवाजा खोला और सामने देखा। ऋषभ कांच की खिड़की के पास खड़ा चुपचाप काले आसमान को देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज से वो मुड़ा और अपनी मोम को देखा जो गुस्से से उसे देख रही थी। शोभा उसके पास आए और बिना कुछ कहे एक जोरदार तमाचा ऋषभ के गाल पर मारा। शोभा के तमाचे से ऋषभ का गाल एक ओर झुक गया और उसके हाथ अपने गाल पर चले गए। वो हैरानी से अपनी मोम को देख रहा था। आज पहली बार उसकी मोम ने उस पर हाथ उठाया था। शोभा ऋषभ के शर्ट को पकड़कर बोली, ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। एक लड़की के साथ तू ऐसा कैसे कर सकता है ऋषभ? क्या सोचकर तूने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया? क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? बोल ऋषभ। ऋषभ शोभा के हाथ को अपने कॉलर से हटाकर चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि नफरत है मुझे उससे, नफरत। उसे आलोक शेरगिल ने उसे मेरी जिंदगी में जबरदस्ती भेज दिया और इसका हर्षाना उस लड़की को चुकाना होगा, हर तरीके से। आपको इतने से ही उसके लिए बुरा लगने लगा तो मत करिए, क्योंकि आगे उसके साथ और बुरा होने वाला है। ऋषभ मेरी एक बात याद रख, तुझे उससे नफरत है तो नफरत कर, पर नफरत भी तरीके से निभा, वो भी एक लड़की होने का लिहाज रखकर। मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत, लेकिन इतना पता है कि वो एक लड़की है, तो उसके साथ अगर तूने ऐसा दोबारा किया तो याद रखना तू मेरी नजरों से गिर जाएगा, क्योंकि मुझे इतना पता है मैंने अपने बच्चों को ये संस्कार तो नहीं दिए कि वो एक लड़की के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करें। इतना बोल शोभा वहां से चली गई। वहीं ऋषभ गुस्से से गहरी गहरी सांस से ले रहा था। उसने कहा, अनोखी आज तुम्हारी वजह से मेरी मोम ने मुझ पर हाथ उठाया है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। कुछ देर बाद शोभा अपने हाथों में दूध का ग्लास लिए अनोखी के कमरे के सामने खड़ी थी। उसने दरवाजा खोलना चाहा तो देखा दरवाजा अंदर से लॉक है। उसने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया पर अनोखी ने खोला नहीं, तो शोभा घबरा गई। वो जल्दी से कमरे की डुप्लीकेट चाबी ले आई और दरवाजा खोल दिया। सामने अनोखी अपने आप में सिमटे बेड पर बैठी थी और इस बार उसने अपने चेहरे को घूंघट के साथ साथ अपने शरीर को भी ब्लैंकेट में पूरी तरह से छुपा लिया था। उसका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। शोभा कमरे के अंदर आए। उसने दूध का ग्लास बेड के बगल वाले टेबल पर रखा और अनोखी के पास आकर बैठ गई। शोभा ने उसे पुकारा, अनोखी, पर अनोखी ने कोई जवाब नहीं दिया। शोभा ने इस बार प्यार से ममता भरे स्पर्श के साथ उसके सर पर हाथ रखा तो अनोखी एक पल के लिए सहम गई, पर उसने इस बार शोभा का हाथ अपने सर से नहीं हटाया। शायद इस वक्त उसे उसी प्यार और ममता की जरूरत थी। शोभा ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, अनोखी मैं जानती हूँ ऋषभ ने बहुत बहुत गलत किया, लेकिन अब वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। मैं इस बात का प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें। इस घूंघट को हटाओ, मुझे तुम्हें देखने दो अनोखी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। कहते हुए शोभा ने अनोखी के घूंघट को हटाना चाहा तो अनोखी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और भरे गले से बोली, नहीं आप इसे नहीं हटा सकती। दाई माँ कहती है कि शादी के बाद लड़की का घूंघट उसका पति हटता है और कोई नहीं। अनोखी की बात सुन शोभा उसे देखते ही रह गई। उसने उससे कहा, जानती हूँ बेटा ये रस्म होती है, पर इस वक्त मुझे तुम्हें देखना है। मुझे देखना है तुम ठीक हो या नहीं। मुझे बताओ क्या ऋषभ ने तुम पर हाथ उठाया है? उसने क्या किया तुम्हारे साथ? शोभा ने कुछ जोर देते हुए कहा था, इसलिए अनोखी ने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। अनोखी की सारी बात सुन शोभा को इस बात की तसल्ली तो हुई कि कम से कम ऋषभ ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो भी किया वह भी माफ करने लायक नहीं है। इसलिए वो अनोखी से वादा करते हुए बोली, अनोखी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऋषभ आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेगा। फिर कुछ पल रुककर शोभा ने उससे पूछा, अनोखी तुमने ये शादी क्यों की? तुम आलोक को कैसे जानती हो और तुम कौन हो? शोभा के सवाल सुन अनोखी एकदम शांत हो गई। उसे कुछ ना बोलना देख शोभा ने गहरी सांस ली और उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। तुम ये दूध पी लेना और सो जाना, ठीक है, और किसी भी बात की चिंता मत करना। ऋषभ अब दोबारा वापस नहीं आएगा।
इतना समझाकर शोभा ने उसके हाथ में दूध पिलाया और गिलास लेकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ ऋषभ अपने गुस्से को शांत कर अपने कमरे में वापस आया और अपने बेड पर लेट गया। बेड पर लेटते ही उसे बेडशीट और तकिए से अनोखी की खुशबू आने लगी, जिसे महसूस कर ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनजाने में ही उसका हाथ बेड पर उस तरफ चले गए जहां पर अनोखी लेटी थी और वो उस जगह को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसे शादी से लेकर अब तक का सब कुछ याद आने लगा और जब उसे याद आया कि उसने अभी कुछ देर पहले अनोखी के साथ कैसा व्यवहार किया था तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और बेड से उठ गया। उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसने अपनी शर्ट निकाल दी और ड्रॉ से सिगरेट निकाल बालकनी में चला गया। ऋषभ शर्टलेस बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। रात की ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी, पर इस वक्त उसे अपने सीने में एक जलन सी महसूस हो रही थी जिसे वो शांत नहीं कर पा रहा था। जब उससे वह बेचैनी कंट्रोल नहीं हुई तो उसने सिगरेट बुझा दी और वापस कमरे में आ गया। तभी उसकी नज़र फर्श पर गिरे अनोखी के दुपट्टे पर गई। उसने उसे उठाया और वापस बालकनी में आ गया। अपने हाथ में पकड़े अनोखी के दुपट्टे को खामोशी से बस देख रहा था। हवा की वजह से अनोखी का दुपट्टा उड़कर कभी उसके कंधों पर आता तो कभी उसके चेहरे पर आकर ठहर जाता। अनोखी का दुपट्टा जब ऋषभ चेहरे पर उड़कर आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर दुपट्टे से आ रही अनोखी की खुशबू को महसूस करने लगा। वो बहुत देर तक अनोखी के दुपट्टे को हाथों में लिए वही खड़ा रहा और उसे अपने चेहरे पर महसूस करता रहा। तभी कमरे में रखा उसका फोन बजा। फोन की रिंगटोन सुन ऋषभ ने अपनी आंखें खोली और चेहरे से दुपट्टा हटाया। उसने एक नज़र दुपट्टे को देखा और फिर कमरे के अंदर आ गया। उसने फोन पर नज़र डाली तो स्क्रीन पर शिवाय नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक किया और अपने कान पर लगाया। सामने से एक लड़के की आवाज आई, ऋषभ तुम्हें यहां आना होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस लड़के की आवाज सुन ऋषभ ने शांत भाव से कहा, ठीक है, मैं आता हूं। इतना बोल उसने फोन कट किया। फिर उसकी नज़र दोबारा अपने हाथ पर चली गई, जिसमें उसने अभी भी अनोखी का दुपट्टा पकड़ा हुआ था। उसने उसे देखते हुए कहा, कुछ महीनों के लिए जी लो अपनी जिंदगी, जा रहा हूं तुमसे दूर, पर यह मत समझना कि मेरी नज़र तुम पर नहीं रहेगी। तुम कुछ गलत नहीं कर पाओगी, ये बात हमेशा याद रखना। फिर वो बेड पर जाकर लेट गया और उस तकिए को कसकर पकड़ लिया जिसे अनोखी ने पकड़ा था। कुछ पल बाद उसे कब नींद आई उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह सब अपने काम पर जाने ही वाले थे कि तभी ऋषभ भी रेडी होकर नीचे आया और शोभा को देखते हुए बोला, मोम मैं कुछ महीनों के लिए फ्रांस जा रहा हूं। इतना बोल वह जाने लगा। तभी दादाजी उसे रोकते हुए बोले, रुक ऋषभ, ये क्या बात हुई, किस लिए जा रहा है ये तो बताता जा और इतने महीने क्यों लगेंगे तुझे। दादाजी कुछ जरूरी काम है, आने के बाद बताता हूँ काम क्या था और उसे पूरा होने में कितना टाइम लगेगा यह मैं नहीं जानता। अगर तुझे वापस आने के वक्त के खबर नहीं है तो जाने से पहले अपनी शादी की आखिरी रस्म को पूरा करता जा। शोभा बिना किसी भाव के साथ ऋषभ से बोली। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे। शोभा ऋषभ के सामने आई और उसने उससे कहा, शादी के बाद लड़की का घूंघट उसका पति उठना है, उसके बाद बाकी लोग उसका चेहरा देखते हैं, तो तू उसका घूंघट उठा। ऋषभ ने एक नज़र अनोखी के बंद कमरे को देखा और फिर शोभा से अपनी कठोर आवाज में बोला, जब मैं बीवी ही नहीं मानता तो उसकी यह रस्म कैसे पूरी करूंगा, और वैसे भी आपकी उस सो कॉल्ड दुल्हन को मैं कुछ महीने दे रहा हूं जिंदगी जीने के लिए और यही उसके लिए बड़ी बात होनी चाहिए। और रही बात मेरे घूंघट उठाने की तो वह मैं नहीं करने वाला। वह मेरे घूंघट उठाने तक तो क्या जिंदगी भर इसी घूंघट में रहेगी। इतना बोल ऋषभ आगे शोभा की बिना कोई बात सुने वहां से चला गया। चैप्टर 9। शोभा ने अनोखी के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए ऋषभ को थप्पड़ मारा और अनोखी को प्यार से समझाकर उसे शांत करवाया। ऋषभ जब कमरे में वापस आया तो अनोखी की खुशबू और उसके साथ किए बर्ताव को याद कर उसे बेचैनी होने लगी। अगले दिन ऋषभ शोभा को खुद के फ्रांस जाने वाली बात बोल जाने लगा तो शोभा ने उसे अनोखी के घूंघट उठाने वाली रस्म को पूरा करने कहा, जिसे ऋषभ ने करने से मना कर दिया और बिना शोभा की बात माने वहां से चला गया। शोभा बस उसे जाते हुए देख रही थी। ऋषिधर ने शोभा से कहा, बहू मुझे कमरे में आकर मिलो,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी पापा, शोभा बोली और ऋषिधर के साथ उनके कमरे की ओर चली गई। सुरेखा ने कहा, हीरे की कसम, ये ऋषभ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बात तो अच्छा है कि वह इस शादी को कभी मानेगा नहीं और वह लड़की इस घर की कभी बहू नहीं बनेगी। कल रात तुम्हारी बात सुन मुझे लगा कि शायद तुम अनोखी के लिए कुछ अच्छा सोचोगी, पर तुम नहीं सुधरने वाली सुरेखा। अजय ने कहा तो सुरेखा मुंह बनाते हुए बोली, रात मैंने उसके लिए बुरा फील किया था, उतना काफी नहीं है। हीरे की कसम, अब क्या जिंदगी भर उसके लिए बुरा फील करती रहूं? वह कौन सी मेरी सच की बहू है? कहते हुए सुरेखा वहां से चली गई। ऋषभ बाहर आया तो गाड़ी के पास प्रवीण उसका इंतजार कर रहा था। ऋषभ उससे बोला, जब तक मैं ना आऊं ऑफिस और घर का ध्यान रखना और उस लड़की का भी देखना, वो कोई गड़बड़ ना करे। ये बोल वो कार में बैठ गया और वहां से चला गया। प्रवीण भी दूसरी कार से ऑफिस चला गया। दादाजी का कमरा अंडरस्कोर दादाजी सोफे पर बैठे थे। उनके सामने शोभा सर झुकाए खड़ी थी। दादाजी ने साफ शब्दों में शोभा से पूछा, बहू तुम्हारी आलोक के साथ उस दिन क्या बात हुई थी? शोभा ने नजरें उठाकर उन्हें देखा और उस पल को सोचने लगी। फ्लैशबैक अंडरस्कोर आलोक और शोभा दोनों मंदिर की दूसरी ओर आ गए जहां कोई नहीं था। शोभा ने आलोक से पूछा, अब बताओ आलोक, कौन है वो लड़की और आप क्यों इसकी शादी ऋषभ से करना चाहते हैं? इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, इससे तुम सबको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, तुम्हारे कुछ सवाल का जवाब मैं जरूर देता हूँ। इसका नाम अनोखी है और ये लड़की मेरे लिए बहुत जरूरी है। उतनी ही जरूरी जितना ऋषभ, रोहित और रिया है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ शोभा, तुम इसका ध्यान रखना। मैं जानता हूं कि उस घर में कोई उसे नहीं अपनाएगा, ऋषभ तो बिल्कुल भी नहीं, और शायद ऋषभ गुस्से में इसके साथ बहुत कुछ गलत भी करेगा, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि तुम उसके साथ रहो। बहू के नाते ना सही, बेटी के नाते ना सही, बस एक इंसान होने के नाते इसका ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। आलोक अपनी बात बोल चुप हो गया और शोभा को देखने लगा। शोभा नम आंखों से उसे देख रही थी। वो भरे गले से बोली, इतनी परवाह, इतनी चिंता एक अनजान लड़की के लिए। ये परवाह, ये चिंता तक कहाँ गई थी आलोक, जब हमारे बेटे के आंखों में आंसू थे? ये परवाह और चिंता तब कहाँ गए थे, जब पूरे परिवार को आपकी जरूरत है और आपने अपना मुंह फेर लिया था, और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उस लड़की की परवाह करूं, उसकी देखभाल करूं, जो मेरे बेटे की जिंदगी आने वाले वक्त में बर्बाद करेगी। उद्धरण चिन्ह। वो कुछ नहीं करेगी शोभा, कुछ नहीं करेगी। अगर मैंने कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा किया तो उस नाते मेरा यकीन करो शोभा, वो लड़की गलत नहीं है और ना ही इन सब में उसकी कोई गलती है। वो जो भी कर रही है मेरे कहने पर कर रही है। लेकिन प्लीज मुझसे इस वक्त कुछ मत पूछना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि अनोखी कौन है और मैंने ऋषभ से उसकी शादी क्यों करवाई। बस तुम उसका ध्यान रखना। इतना बोल आलोक वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर ये सारी बातें शोभा एक एक कर ऋषिधर को बता रही थी। वही दादाजी बस खामोशी से उसे देखते हुए उसकी बात सुन रहे थे। शोभा की बात खत्म होने के बाद दादाजी ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें आलोक की बातों पर भरोसा क्यों है शोभा? दादाजी का ये सवाल सुन शोभा की आंखें नम हो गई। वो खिड़की के बाहर आसमान को देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती पापा कि वो सच कहते हैं या झूठ कहते हैं, लेकिन न जाने क्यों पर वो जो कुछ भी कहते हैं उससे मेरा दिल सच लेता है। कितने साल हो गए उस बात को, पर फिर भी हमेशा ऐसा लगता है कि काश वो सब झूठ होता। ये एक वहम ही सही पापा, पर काश मेरा दिल सही निकल जाए, काश मेरा दिल की बातें सही साबित हो जाए और वो हम सबके पास वापस लौट आए। कहते हुए शोभा का गला भर आया। दादाजी उसके पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम कब तक इस झूठी उम्मीद में रहोगी शोभा? तुम्हारी इसी उम्मीद, इसी वहम की वजह से और आलोक के धोखे की वजह से ही ऋषभ का विश्वास, प्यार और शादी जैसे बंधन से उठ गया। तुम कभी आलोक को भुला नहीं पाए, उसके धोखे के बाद भी उससे प्यार करती रही, उसके दूर जाने के बाद भी इस रिश्ते को निभाती रही और अपनी माँ को इस बर्बादी के रास्ते पर अकेला चलता देखो ऐसा बन गया। मुझे आलोक की बातों पर तो यकीन नहीं, लेकिन तुम पर यकीन है। तुम अगर ये यकीन रखती हो कि अनोखी गलत नहीं है,
तो मुझे भी उसे पर भरोसा है। लेकिन ऋषभ, वो कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आलोक से जुड़ी हुई है। अगर हम उसकी जिंदगी में किसी और को ले आते तो एक बार के लिए वो उसे अपना भी लेता, पर अनोखी को तो आलोक ने उसकी जिंदगी में लाया। मुझे नहीं लगता कि वो उसे अपना पाएगा। उसे पत्नी का तो छोड़ो, एक इंसानियत का दर्जा भी नहीं देगा वो। शोभा ने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस लेकर बोली, अब ऋषभ और अनोखी की किस्मत में क्या लिखा है, वो तो भगवान ही जानते हैं पापा। उद्धरण चिन्ह। दूसरे दिन शोभा ने शनाया को घर बुलाया अनोखी के पैरों को चेक करने के लिए। वह और शनाया जब अनोखी के कमरे में पहुंचे तो अनोखी लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की ओर जा रही थी। उसे देख शोभा उसके पास गई और उसे सहारा देकर वॉशरूम जाने में उसकी मदद करने लगी। दरवाजे पर खड़ी शनाया बहुत गौर से अनोखी को देख रही थी। शोभा अनोखी को वॉशरूम में छोड़ बाहर आई और शनाया से बोली, इसका जख्म कब ठीक होगा शनाया? ये अब तक दर्द की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही है। लेकिन शनाया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ और सोच रही थी। कुछ देर बाद अनोखी वापस आए तो शनाया उसे चेक करने लगी। उसने बहुत गौर से उसके पैरों के जख्मों को देखा। उसके जख्म काफी हद तक ठीक हो गए थे। शनाया ने अनोखी के पैरों पर पट्टी बांधते हुए पूछा, अनोखी क्या अब तुम्हारे पैरों का दर्द ठीक है? मतलब ज्यादा दर्द होते हैं क्या चलने पर? नहीं, अब इतना दर्द नहीं होता, अनोखी ने छोटा सा जवाब दिया। तो शनाया उसके पैरों को देखते हुए उससे दोबारा पूछी, अगर इतना दर्द नहीं होता तो तुम्हें चलने में दिक्कत क्यों हो रही है? इस बार अनोखी कुछ नहीं बोली। शनाया ने 2 पल उसके जवाब का इंतजार किया, फिर खुद उसके पैरों की जांच करने लगी। उसके पैरों की जांच करने के बाद शनाया ने अनोखी से शांत स्वर में पूछा, क्या ये बचपन से है? अनोखी 2 पल शांत रही, फिर हाँ में बस अपना सर हिला दिया। शनाया ने फिर पूछा, ये किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है? तो अनोखी ने ना में अपना सर हिलाया। फिर शनाया बोली, इसका मतलब ये जन्म से है, राइट? तो अनोखी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। पीछे खड़ी शोभा शनाया की बातें सुन रही थी, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर शनाया कहना क्या चाहती है। लेकिन उसे वक्त पूछना सही नहीं समझा, इसलिए वो चुप रही। फिर शनाया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारी पट्टी बदल दी है। तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से खाना पीना। तुम्हारी वीकनेस अभी भी है, और रही बात दवाइयों की तो उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब पेन भी नहीं हो रहा तो वक्त के साथ साथ ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बस इसे भीगने मत देना और ज्यादा चलना भी नहीं। तो अब मैं चलती हूँ, हम लोग बाद में मिलते हैं। इतना बोल शनाया वहां से चली गई। शोभा ने भी एक नजर अनोखी को देखा और वो भी शनाया के पीछे चली गई। अनोखी के कमरे से निकलने के बाद शनाया डाइनिंग टेबल पर सबके पास आई। वो चेयर पर बैठते हुए बोली, और चाची जी, आज नाश्ते में क्या बनाया है आपने? सच कह रही हूँ, जब सुबह आंटी का फोन आया था तो मैं तो घर से नाश्ता करके नहीं निकली थी, क्योंकि मुझे आपके हाथ का नाश्ता जो करना था। कहते हुए शनाया ने अपने सामने रखी प्लेट सीधी कर ली। डाइनिंग टेबल पर बैठे दादाजी, अजय, सुरेखा, रोहित और रिया उसे देख मुस्कुरा दिए, पर प्रवीण के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी शोभा उसके प्लेट में उपमा रखते हुए बोली, हाँ तो तुम्हें किसने रोका है नाश्ता करने से? लेकिन पहले ये बताओ कि तुम अनोखी से क्या पूछ रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या बचपन से है, एक्सीडेंट, ये सब क्या बोल रही थी तुम? शोभा की बात सुन बाकी सब भी शनाया को देखने लगे। शनाया ने एक नज़र सबको देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, अनोखी जो लंगड़ा कर चल रही है उसका रीजन उसके पैर में लगी चोट नहीं है, बल्कि वो अपने राइट पैर से अपाहिज है। वो नॉर्मल तरीके से चल नहीं सकती। ये सुन सब हैरान हो गए। शोभा ने हकलाते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा? वो अपाहिज है? पर ऐसा कैसे? मतलब हमने तो देखा ही नहीं, हम में से किसी को भी पता ही नहीं चला। क्योंकि आंटी शायद आप लोगों को ने नोटिस नहीं किया, या फिर आप लोगों को देखने का मौका नहीं मिला होगा। जब मैं आई थी तब उसके पैरों में कांच लगी थी, जिस वजह से वो लंगड़ा कर चल रही थी। उसके पहले आप लोगों ने उसे कितनी बार देखा या कैसे देखा ये मैं नहीं जानती, लेकिन आज जब मैंने उसे वॉशरूम की ओर लड़खड़ा कर जाते हुए देखा तभी मुझे शक हुआ कि इसके लड़खड़ाने का रीजन कुछ और है, क्योंकि उसके जख्म लगभग ठीक हो गए हैं और जख्मों की वजह से इस तरह से चलना मुश्किल है।
उद्धरण चिन्ह। तभी सबके दिमाग में अनोखी से पहली मुलाकात से लेकर अब तक का पल आया। उन्होंने पहली बार अनोखी को मंदिर में देखा था, जो ऑलरेडी ऋषभ के साथ हवन कुंड के सामने बैठी थी। उसके बाद वो लोग अनोखी को लिए बिना महल आ गए। अनोखी जब महल आई तब वो चल कर आई थी और हाफ रही थी और सबको लगा कि इतनी दूर चलने की वजह से वो लड़खड़ा रही है। उसके बाद उसके पैरों में कांच चुभ गई। सब अपनी अपनी सोच में ही घूम थे कि तभी सुरेखा की तीखी आवाज ने सबको अपने ख्याल से बाहर लाया। सुरेखा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, लो अब इसी की कमी थी। मतलब ऋषभ ने जिस लड़की से शादी की वो तो लंगड़ी है। हीरे की कसम, जेठ जी को अपने इकलौते बेटे के लिए ये लंगड़ी अपाहिज लड़की ही मिली, जो उन्होंने उसके साथ उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। चैप्टर 10। शोभा ने दादाजी को बताया आलोक ने उसे अनोखी का ध्यान रखने और उस पर भरोसा करने के लिए कहा था। शनाया अनोखी का चेकअप करने आए और उसके पैरों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसे पता चला कि अनोखी एक पैर से अपाहिज है और ये बात उसने घर वालों को बताई, जिसे सुन सब अनोखी के बारे में सोचने लगे। सब अपनी अपनी सोच में ही घूम थे कि तभी सुरेखा की तीखी आवाज ने सबको अपने ख्याल से बाहर लाया। सुरेखा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, लो अब इसी की कमी थी। मतलब ऋषभ ने जिस लड़की से शादी की वो तो लंगड़ी है। हीरे की कसम, जेठ जी को अपने इकलौते बेटे के लिए ये लंगड़ी अपाहिज लड़की ही मिली, जो उन्होंने उसके साथ उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा की बात सुन सब उसे घूर कर देखने लगे। सुरेखा ने सबको एक नजर देखा और बोली, क्या आप सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैंने गलत क्या कहा? क्या सोचकर जेठ जी ने हमारे ऋषभ के साथ उस लंगड़ी की शादी कराई है? अरे ऋषभ के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है, वो भी खूबसूरत से खूबसूरत और अमीर से अमीर, और उसकी किस्मत में कौन आई ये अपाहिज लड़की? बस करो सुरेखा, बहुत बोल ली तुम। अब मुझे तुम्हारे मुंह से अनोखी के लिए ना तो अपाहिज सुनना है और ना ही लंगड़ी, दादाजी ने चिल्लाते हुए कहा, जिससे सुरेखा सहम सी गई। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था सुरेखा की बातों पर, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, डाइनिंग टेबल पर बैठे हर एक इंसान को अनोखी के लिए लंगड़ी और अपाहिज सुनना अच्छा नहीं लगा। वो सब नहीं जानते कि अनोखी अच्छी है या बुरी, लेकिन अब तक ऋषभ ने उसके साथ जैसा बर्ताव किया उनके लिए वही बड़ी बात थी, और अब अनोखी का अपाहिज होने की बात ने उनके मन में कहीं ना कहीं अनोखी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया। शोभा चेयर पर बैठी और मायूसी से बोली, मतलब उस रात पूरे रास्ते अनोखी इसी तरह लंगड़ाते हुए आई होगी। कैसे उसने इतना लंबा रास्ता पैदल तय किया होगा? शोभा के कहने पर अब सबको और बुरा लगने लगा। तभी दादाजी ने प्रवीण से पूछा, प्रवीण क्या तुम्हें इस बारे में पता था? क्योंकि मैं जहां तक ऋषभ को जानता हूं उसने जरूर अनोखी के बारे में पता किया होगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है अनोखी के बारे में? मुझे अनोखी के बारे में कुछ नहीं पता दादाजी, प्रवीण ने साफ लफ्जों में कहा। तो सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे बोल रहे हो कि झूठ नहीं सच बोलो प्रवीण। प्रवीण सबकी मन की बात समझ गया और सबसे बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे सच में कुछ नहीं पता और ना ही सर को। हाँ, सर ने मुझे अनोखी की इन्फॉर्मेशन निकालने कहा था, पर अनोखी के इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है और उसकी इन्फॉर्मेशन किसने छुपाया है ये शायद आप सबको भी पता है। इसलिए अनोखी के नाम के अलावा मैं भी कुछ नहीं जानता। मैंने सर को भी बताया था, पर सर ने कहा कि अब तो अनोखी उनके घर ही रहने आ गई है तो वो अपने तरीके से उसी से कबूल करवाएंगे कि वो कौन है और यहाँ क्यों आए है। इतना बोल प्रवीण चुप हो गया। अजय ने शनाया से पूछा, शनाया तुमने अच्छे से उसकी जांच की है ना? मतलब कहीं वो कोई नाटक तो नहीं कर रही? नहीं चाचा जी, मैंने उसकी जांच अच्छे से की है। वो कोई नाटक नहीं कर रही, एटलीस्ट इस बात के लिए तो वो नाटक नहीं कर रही या कोई झूठ नहीं बोल रही। सुरेखा ने अपने मन में कहा, इन सबको उस अपाहिज के लिए बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन मैं उसे ऋषभ की जिंदगी में तो नहीं रहने दूंगी। ऋषभ आए इससे पहले ही मुझे इस लड़की को ऋषभ की जिंदगी से और इस घर से निकलना ही होगा। कहते हुए सुरेखा की पकड़ चम्मच पर कस गई। पर वो सब इस बात से अनजान थे कि अनोखी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी। सुरेखा की वो कड़वी बातें सुन और अजय को उस पर शक करता देख अनोखी को बहुत बुरा लगा और वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। इस पूरे हफ्ते में अनोखी अपने कमरे से बाहर नहीं आए। वो पूरा समय बस अपने कमरे में ही रहती।
शोभा अक्सर उसे खाना देने आए और उससे बातें करने की कोशिश करती, पर अनोखी उसकी बातों का छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती हूँ, जिससे शोभा को आगे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। दोपहर का वक्त अंडरस्को रिया हॉल में बैठी फैशन मैगजीन पढ़ रही थी कि तभी वहां पर रोहित आया। वो सोफे पर थका हारा धड़ाम से बैठ गया और अपनी टाई को ढीली करते हुए बोला, यार रिया, एक कप कॉफी पिला दे बहन, बहुत थक गया हूं। आज आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका काम खत्म हो गया क्या? रिया मैगजीन को टेबल पर रखते हुए उससे पूछा, तो रोहित ने कहा, हाँ, वो साइट पर काम खत्म हो गया था तो प्रवीण भाई ने कहा कि घर चले जाओ तो मैं आ गया। अब तेरे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो इस भाई को कॉफी पिलाएगी? जी जरूर पिलाऊंगी, कहते हुए रिया किचन की ओर चली गई और रोहित अपने फोन में कुछ करने लगी। तभी उसकी नजर अनोखी के कमरे पर गई। उसने कुछ सोचा और किचन में गया। रिया जो कॉफी बना रही थी रोहित को देख बोली, क्या हुआ रोहित भाई, आपको कुछ चाहिए? रोहित किचन स्लैब पर बैठते हुए बोला, तुझे क्या लगता है रिया, उस दिन जो हमने दादाजी की और बड़ी माँ की बात सुनी थी, क्या उसके बाद हमें इस लड़की पर भरोसा करना चाहिए? रोहित की बात सुन रिया के कॉपी बनाते हुए हाथ रुक गए और उसने उसे एक पल देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, पापा सही है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मॉम का तो पता है, वो कभी गलत का साथ नहीं देती। लेकिन वो पापा से प्यार भी बहुत करती है, हो सकता है उस प्यार में वो गलत को सही समझ रही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो सच में सही कह रही हो। अब तू ही सोचना, क्या उस लड़की को देख तुझे गलत वाली फीलिंग आती है? वैसे भी लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत ज्यादा काम करता है, तो जब तू उस लड़की को देखती है तो एक पल के लिए भी तुझे ऐसा लगा कि वो गलत होगी? रोहित किचन से उतरते हुए उससे पूछा, तो रिया ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं लगता। बल्कि जब मैंने उस दिन भाई के कमरे में उसकी हालत देखी थी तब मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा था। अगर गलती से भी कोई मेरे साथ ऐसा कर देता तो मैं सह नहीं पाती। कहते हुए रिया की आंखें थोड़ी नम हो गई। रोहित उसके सर को सहलाते हुए बोला, जानता हूं भाई ने गलत किया था, पर वो और कुछ गलत करते उससे पहले ही वो रुक गए थे। इसी बात के लिए खुश हो जा और भूल जा, और रही बात अनोखी की तो एक काम करते हैं, हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी कॉफी बनाती हूँ। कुछ देर बाद रिया और रोहित अपने हाथों में कॉफी का मग लिए अनोखी के कमरे के सामने आए। रिया ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और बोली, क्या हम लोग अंदर आए? अंदर से अनोखी का जवाब ना पाकर रिया ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांककर देखा। अनोखी बेड पर बैठी थी। उसने कुछ सोचा और रोहित को गार्डन में जाने का इशारा किया तो रोहित उसका इशारा समझकर वहां से चला गया। रिया अपने हाथ में 2 कॉफी का मग लिए कमरे के अंदर दाखिल हुई और बेड पर बैठते हुए बोली, हाय, हम दोनों की कभी बात नहीं हुई। मेरा नाम रिया है। मैं ऋषभ भाई की छोटी बहन हूँ। तुम्हारा नाम अनोखी है, ये तो पता है, लेकिन मैं क्या बुलाऊं तुम्हें? मतलब भाभी बुलाओ, अनोखी बुलाऊं या कुछ और? आप मुझे अनोखी बुला सकते हैं, मुझे सब यही बुलाते हैं, अनोखी ने धीरे से कहा। तो रिया मुस्कुरा दी और कॉफी का एक कप अनोखी की ओर बढ़ाते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अनोखी ही बुलाऊंगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूं। अनोखी ने एक नजर उसे देखा और फिर कॉफी का मग उसके हाथ से ले लिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें पता है, तुम पिछले एक हफ्ते से कमरे से बाहर नहीं निकली हो। चलो गार्डन में चलते हैं, आज का मौसम बहुत अच्छा है। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, अनोखी डरते डरते मना करते हुए बोली। तो रिया ने उसका हाथ पकड़ थोड़ी क्यूट अंदाज में जिद करते हुए कहा, प्लीज चलो ना। सच में बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, गार्डन में बैठने में मजा आएगा। वैसे भी मुझे बंद कमरे में अच्छे नहीं लगता। चलो ना प्लीज। उद्धरण चिन्ह। उसके बार बार प्लीज कहने पर अनोखी मान गई और बेड से उतर गई। वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। अनजाने में ही रिया ने सहारा देने के लिए उसका हाथ थाम लिया तो अनोखी उसके हाथ को हटाते हुए बोली, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, मैं चल सकती हूँ, मुझे आता है चलना। अनोखी की बात सुन रिया को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो अनोखी का मूड अच्छा करने के लिए मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, चलना तो मैं भी बचपन में सीख लिया था, लेकिन सही तरीके से सीख नहीं पाई थी, इसलिए तो हमेशा गिरती पड़ती रहती हूँ। कभी टेबल से टकराकर गिर जाती है
तो कभी कारपेट में अटक कर गिर जाती हूँ, जिस पर रोहित भाई मुझ पर बहुत हंसते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों गार्डन तक पहुंच गए। रिया ने गार्डन में अपनी नजर घुमाई। उसे रोहित कहीं नजर नहीं आए तो उसका मुंह बन गया। वो अनोखी को लेकर गार्डन में रखे सोफे पर बैठ गई और अनोखी से बोली, देखा कितना अच्छा मौसम है ना। तो अनोखी ने आसमान की ओर देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। रिया उसके घूंघट में से उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी, पर उसके होठों को छोड़ वो और कुछ नहीं देख पा रही थी। अनोखी ने जब उसे अपना चेहरा देखने की कोशिश करते हुए पाया तो उसने अपना सर नीचे कर लिया। रिया थोड़ी शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, एकदम क्यूट बच्चों की तरह, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए भी एक्साइटेड हो गई थी। पर अफसोस भाई ने घूंघट उठाने वाली रस्म की ही नहीं, और जब तक वो रस्म को पूरी नहीं करेंगे तब तक तुम्हें घूंघट में ही रहना होगा और हम तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएंगे। बात करते हुए रिया को ध्यान आया कि उसे ऋषभ की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने तिरछी नजरों से अनोखी को देखा। वो कॉफी के मग को कसकर पकड़े सर नीचे किए हुए बैठी थी। तभी पीछे से रोहित आया। वो कॉफी पीते हुए उनके पास आकर बोला, और लेडीज क्या हाल चाल है, क्या गॉसिप हो रहा है? हाँ, कहते हुए वो रिया के बगल में बैठ गया तो रिया उससे बोली, कोई गॉसिप नहीं हो रही है भाई, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब तूने तो अपने लिए और हमारे घर की नई सदस्य के लिए कॉफी बना ली, पर अपने भाई को भूल गई, इसलिए बेचारे को खुद ही कॉफी बनाकर लाना पड़ा। रोहित ने भोला बनते हुए कहा तो रिया उसे घूर कर देखने लगी। अनोखी चुपचाप सर नीचे किए बस उन दोनों की बातें सुन रही थी। रोहित ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हाय मैं रोहित हूँ, और तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैं ऋषभ भाई का छोटा भाई हूँ, मतलब उनका कजिन ब्रदर। क्या रोहित और रिया अनोखी के मन की बातों को जान पाएंगे? सुरेखा क्या करने वाली है अनोखी को घर से निकलने के लिए? और क्या अनोखी रोहित और रिया से दोस्ती कर पाएगी? जाने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ।